ऑटम में ये जो लीव्स फॉल करते हैं ट्रैक के ऊपर, अब वो कम्युलेट हो जाते हैं जैसे जैसे वो ग्रेजुअली ट्रेन ऊपर चलती है। तो वो एक फिनोमेना उन्होंने डिटेक्ट किया कि जनाब हो क्या रहा है कि जी हमारी ट्रेन जो है वो व्हील स्लिप उसमें आ रहा है। तो पता चला जी कि वो सारे पत्ते जो हैं वो एक स्लश सा बन जाता है बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल और वो लीव्स की वजह से। तो फिर दे कम टू नो कि ये सारा क्लीन होना जरूरी है वरना व्हील स्लिप आता है, नंबर 1। फिर व्हील स्लिप मैंने बताया था कि वो जो है आपके कि अगर वेरिएशन होगी इन द वोल्टेज करंट गोइंग टू द वो फिनोमेना। फिर एक व्हील लॉक का फिनोमेना है कि व्हील लॉक हो जाता है। नो, द मैशिंग बिटवीन द एक्सल गियर एंड द पिनियन because of lack of lubrication, because of failure of bearing, वो मूव ही नहीं कर सकता, उधर ही लॉक हो जाता है। ये जो व्हील स्लिप में तो ये फिनोमेना ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आएगा, फिर ड्राइवर अकॉर्डिंगली या तो मोटर आइसोलेट कर देगा या लोअर नॉच पे चला जाएगा, उसका करेक्टिव एक्शन है। लेकिन वो जो व्हील लॉक वाला है ना फिनोमेना, वो उसका कोई करेक्टिव एक्शन नहीं है ऑन लाइन। फिर क्या है कि जी यू हैव टू लिफ्ट द लोकोमोटिव ऑन लाइन थ्रू क्रेन, you have to release the pinion of the traction motor by gas cutting, और वो रिलीज करके फिर आगे मूव होता है, वरना वो एज इट इज। तो आपने कर लिया इनको कॉपी शॉपी जो भी करना होगा। तो ये है और सर जो स्लाइडिंग का मॉडल है, स्किडिंग, दैट इज व्हील स्किडिंग। वो भी आते हैं इसके, ये फील्ड इफेक्ट्स में आएंगे ना कि वो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्यों होता है, सारी चीजें। What is the difference between derailment and accident? Can anybody differentiate? Derailment is an And accident. The derailment type of accident particular type का accident है। Sorry? Derailment particular type का accident है जिसमें ट्रेन derail हो जाएगी। कि accident कोई भी accident हो सकता है जैसे। और सर एक्सीडेंट की डिफरेंट ठीक है, आपकी बात सही है। और एक्सीडेंट की डिफरेंट क्लासेस हैं, जिस तरह लोकोमोटिव का खराब हो जाना वो भी टाइप ऑफ एक्सीडेंट है, क्लास होता है। इसी तरह अगर आपका ट्रैक टूट गया है किसी फ्लड की वजह से बैक वो भी क्लास ऑफ एक्सीडेंट है। लेकिन लास्ट में हर एक्सीडेंट में डिटेल मैंने बताया था कि लोकोमोटिव फेलियर इज अ ई क्लास एक्सीडेंट। अच्छा, इसके अलावा ये है कि फॉर एग्जांपल एक लोकोमोटिव ट्रेन लेके जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रावलपिंडी टू लाहौर लेट्स से, या ओरिजिनेटिंग स्टेशन है लाहौर और जा रहा है कराची। अगर इफ इट लूजेस more than 1 hour because of any trouble के जी रास्ते में आया जी, शट डाउन हो गया, फिर स्टार्ट किया, फिर कोई 15-20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के बाद फिर प्रॉब्लम आया। अगर लोकोमोटिव के डिफेक्ट के अकाउंट पे होगा बाय बुक्स तो ये है, नॉर्मली हम डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन वो भी दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सीडेंट। मतलब वो फेलियर ऑफ द लोकोमोटिव डिक्लेयर होता है। अगर वो टाइम लॉस कर रहा है लोकोमोटिव बिकॉज ऑफ वन रीजन और कोई भी रीजन हो सकती है, तो वो भी अल्टीमेटली फेलियर होगा और दैट इज डिक्लेयर्ड बाय बुक्स एज एन एक्सीडेंट, ई क्लास एक्सीडेंट। बाकी वो आप जब पढ़ेंगे ट्रेन सेफ्टी में तो उसमें देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स। बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट है कि वो आप उसको क्लासिफाई कर सकें, जिस तरह हमने फेलियर्स को क्लासिफाई किया था लोकोमोटिव्स के अंदर कि लोकोमोटिव अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा और फेल हो जाता है ट्रेन लोकोमोटिव, तो उसका पिन पॉइंट करना कि उसको आप नैरो डाउन करते हैं कि रीजन क्या थी इस फेलियर की। इलेक्ट्रिकल का था, मैकेनिकल था, और उसमें फिर ये आप सबके लिए स्पेशली फॉर द AMEs एंड इवन फॉर द AN, व्हेनेवर देयर इज एनी सेटबैक, इफ यू आर नॉट familiar with all type of details कि जी ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो you will be in big trouble because हमारी जो थ्रेशिंग होती थी कि उस जमाने में तो सेल फोन नहीं थे, आई एम टॉकिंग ऑफ वे बैक 98-99, और जब लोकोमोटिव फेल होता था तो सुबह सुबह हम शेड भागते थे कि जी देखें क्या हुआ है, व्हाट वेंट रॉन्ग। फिर लोकोमोटिव अगर अवेलेबल है शेड पे तो फिर उसको देखते थे कि जी कौन सा फेलियर है। तो फिर जब CME का या डिप्टी CME का फोन आता था
तो वो फिर पूछते थे। सेम इज द केस विद द पावर प्लांट, कि अगर पावर प्लांट फेल हुआ है एंड द कंसर्न इज नॉट familiar with its detail of the failure, कि what went wrong, fuel short था, dirty था, filter clog थे, any reason, तो फिर आप समझे you are inviting yourself for some trouble। तो वो पूछते थे सबसे पहले कि जी आपने फेल लोकोमोटिव देखा? जी देखा है। क्या देखा? क्या फेल हुआ है? अब आपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम बताया कि सर ऑयल सील बर्स्ट हो गई। अच्छा जी, किस लोकेशन की थी? अगला सवाल वो बताया। फिर आया जी कि ये सील लोकल है या इम्पोर्टेड है? कैन आई टेक अ कॉल? कोई ओवरसीज कॉल है?
ऊपर लगे हुए जिसमें यार वो मैंने देखी जिसमें इंजन बनाना था क्या पीछे देखा तो बात हो रही थी कि वो whenever there is a setback it has to be identified। तो बात हो रही थी कि वो फेलियर हो गया, तो एग्जैक्टली मैं तो लोकोमोटिव के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, तो इट इज सेम एप्लीकेबल ऑन द पावर प्लांट, एप्लीकेबल ऑन द सम ब्रेकेज ऑफ रेल, सम ईआर, व्हाटएवर इट इज। तो उसके साथ आपको पूरा एक लॉग चाहिए है फॉर अ स्मार्ट रिप्लाई। तो वो पूछते थे कि जी अच्छा ये लोकल मेड है या इंपोर्टेड आइटम है। लेट्स से आपने कहा जी इंपोर्टेड आइटम है, बट प्रेजेंटली फिर आपने देना है कि जी इट इज आउट ऑफ स्टॉक फॉर द लास्ट से 6 मंथ 1 ईयर हमें सप्लाई नहीं हुई। या अगर आप कहते हैं जी लोकल आइटम है, फिर वो पूछते थे कि जी किस मैन्युफैक्चरर की है, किसने बनाई है, इसका रेट ऑफ फेलियर बताएं कितना है, कि पिछले साल में अगर इस सप्लायर के मल्टीपल फेलियर्स हुए हैं, तो ताकि उसको फिर हम या तो इम्प्रूवमेंट के लिए या उससे ब्लैक लिस्ट करें फ्रॉम द इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, व्हाटएवर जो भी हो। तो फिर उसके बाद सारा ये लॉग करने के बाद कि जी इसका स्टॉकिंग लेवल क्या है, कब सप्लाई हुई थी, किस शेड्यूल में चेंज होती है, लास्ट कब चेंज हुई थी, आपने नई लगाई, नहीं जी नहीं थी, तो फिर हमने पुरानी क्वालिफाई करके लगा दी थी। तो लाइक दैट, तो फिर जाके आप उसका the same is the case whenever there is a drainage। Sorry, लेट्स सपोज एक इंजीनियर से पूछा क्या क्या फेलियर था, उसने बता दिया, अब मैं भी वो गलत बताए, क्रॉस चेक करते कि नहीं? देखिए वो जो है ना जो आपका सीनियर होता है स्पेशली ऑफ दैट लेवल, प्रिंसिपल लेवल, तो वो काउंटर चेक भी करवाते हैं, और वैसे भी उन्हें आइडिया आ जाता है कि जी अब ये किस फ्रीक्वेंसी पे है, मतलब whether he knows about the issue or just talking bullshit। तो वो फिर वो पता चल जाता है कोई ऐसी वो मतलब easily detectable issue है, ऐसे कभी भी नहीं होता और ना कोई करता है ऐसे। जो भी है बताना तो फेयर एक पोजीशन है। हाँ, if you don't know, but frankly now we realize it is considered very bad when you say सर वो तो मुझे नहीं पता, कि आपके एक पर्टिकुलर डोमेन में एक सेटबैक हो स्पेशली रिलेटेड टू द ट्रेन ऑपरेशन, आप इन सर वो मुझे तो नहीं पता, तो दैट इज कंसिडर्ड वेरी बैड, नॉट बैड रादर वेरी अनप्रोफेशनल, और फिर उसका ज़ाहिर है फिर वो आगे कुछ होता भी है थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं। तो जब वो किसी किस्म का सेटबैक विच अफेक्ट्स द पंक्चुअलिटी, विच एंडेंजर, और जिसके अंदर कोई पैसेंजर कैजुअलिटी, ट्रेसपासिंग की कैजुअलिटी या कोई और इन्वॉल्व हो, तो फिर आप उसका अकॉर्डिंगली इंक्वायरीज रेगुलर होती हैं रेलवे के अंदर। रेलवे के अंदर अनफॉर्चुनेटली है ही इंक्वायरीज कि आप असिस्टेंट ऑफिसर हैं, डिवीजनल ऑफिसर हैं, तो इन एनी केस यू हैव टू कंडक्ट द इंक्वायरी। कि फॉर एग्जांपल अगर गुड्स ट्रेन की डिरेलमेंट हो गई है और किसी और मेल एक्सप्रेस या ट्रेन का सेटबैक नहीं हुआ, तो फिर वो करते हैं कि असिस्टेंट ऑफिसर्स को असाइन कर देते हैं इंक्वायरी। इन एनी केस, इन केस ऑफ एनी डिरेलमेंट, AME and AN has to be the member of the inquiry committee and ATO also. If it is on any point crossing involved है, signaling involved है, तो फिर क्या होगा कि AME, AN और ASC की इंक्वायरी कमेटी बन जाएगी। तो वो काफ़ी डिटेल, उसमें हर बंदे की स्टेटमेंट, हर बंदे का रिटन स्टेटमेंट, क्वेश्चनिंग। अब अगर आप वो जो कोई कह रहा था ना कि जी इसका फ़ायदा हमें क्या होगा पढ़ने का, इसका फ़ायदा ये होना है या नुकसान ये होना है कि व्हेन यू विल बी कंडक्टिंग इंक्वायरी यू विल बी टोटली ब्लैंक। वो क्या होगा कि दे विल इवन शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर स्टाफ और समथिंग लाइक दैट। एक अनप्रोफेशनल भी उसमें चलता है, ज़ाहिर है यू हैव टू सेव योर ओन स्किन। तो वो फिर इसी तरह अगर कोई मेल एक्सप्रेस की ट्रेन की डिरेलमेंट है
जिसके अंदर कोई बहुत एबनॉर्मल सेटबैक नहीं हुआ, तो द लेवल विल बी रेज टू द डिविजनल ऑफिसर्स। डिविजनल इंजीनियर मस्ट है उसके अंदर। ड्रिलमेंट में तो समझे कि एएमई और एएन मस्ट है। बाकी अकॉर्डिंग टू दी वो है टाइप ऑफ एक्सीडेंट के, वो कहाँ हुआ, यार्ड के अंदर हुआ तो एटीयू एसोसिएट करेगा, पॉइंट क्रॉसिंग पे हुआ तो एएससी एसोसिएट करेगा। बट एएमई एंड एएन इज मैंडेटरी मेंबर्स ऑफ द, और इसी तरह डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर एंड डिविजनल इंजीनियर दे आर द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। फिर उसके बाद कोई ऐसा सेटबैक हो गया कि फॉर एग्जांपल अभी व्हेन आई वाज वर्किंग एज सीएमई लोको, तो वहां पे एक लोकोमोटिव था जिसका एक्सल ब्रेकेज हो गई ड्यूरिंग ट्रेन सर्विस। तो जब वो एक्सल ब्रेकेज हुई तो वो द सीओ रात को महल को 1 बजे का टाइम था, तो उन्होंने कहा जी यू COPS एंड चीफ सिग्नल 3 ऑफिसर शुड गो और ये बस द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो भी है। हर इंक्वायरी जो है, हर ड्रिलमेंट जिसमें कोई भी सेटबैक ऑफ द ट्रेन ऑपरेशन इन्वॉल्व है, इट इज डॉक्यूमेंटेड थ्रू एन इंक्वायरी विद फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जी इसके अंदर कौन कौन ऑफिशियल्स या स्टाफ इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल एंड which staff is responsible for other irregularities. अब irregularities में क्या है कि वो जनरल सब्सिडी रूल में पता चलेगा जी कि ये वायलेशन हुई थी। एक एक्सीडेंट हुआ था वे बैक 2003-4 में। अब उसके अंदर क्या था, इट वाज अ गुड्स ट्रेन, इट वाज कैरिंग अ इनफ्लेमेबल मटेरियल, कोई केमिकल था। वो क्या हुआ कि ड्राइवर ओवरशूट कर गया, वो जाके डैश कर गया और उसमें द कंसाइनमेंट कॉट फायर और उसके अंदर लोकोमोटिव भी जल गया, वो वैगन भी जल गई, उसके आगे पीछे जो गाड़ियां थी वो तो जलनी थी। तो वो 2003 में हुआ। तो फिर ये जब इंक्वायरी हुई तो पता चला जी कि ये 96 में जब ये इस मटेरियल को थ्रू रेल कैरी करने का एज अ फ्रेट कमोडिटी परमिशन दी गई थी, तो उसमें उसके लिए कंडीशन ये थी कि देयर विल बी एम्प्टी कुशन ऑफ द वैगन्स, कि अगर ये एक वैगन के अंदर लोडेड मटेरियल है तो आपने 2 एम्प्टीज वैगन पीछे रखनी है, 2 एम्प्टी वैगन्स आगे फ्रंट पे रखनी है, just to avoid any mishap like that. तो उन्होंने कहा जी ये 1996 में फ्ला ऑफिसर्स जिन्होंने ये परमिशन दी थी, they are also responsible because they did not ensure the safety or some safety measures to transport this commodity. तो वो ये होता है कि always there is a, how to say, वो आपके ऊपर ना हर वक्त एक तलवार सी रहती है कि जी अब मैं अगर CME करके आऊँ तो 2 साल पहले अगर था तो या तो पता चलेगा जी कि ये आपने फला चीज़ की थी और उसके ये रिजल्ट आया, तो जी आप भी जिम्मेदार हैं। वो आपको पता भी नहीं होता कि यार ये क्या होगा। तो इट्स अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली आपकी हर असाइनमेंट व्हेन यू आर वर्किंग इन द ट्रेन ऑपरेशन, यू हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी केयरफुल। यू मस्ट हैव योर लॉग, ऑल द डिटेल्स, आप कितने अपडेटेड हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्टली काम करते हैं। एनीवे थोड़ा सा डीटैक हो गए। क्या कह रहे हैं? एक्सीडेंट की क्लासिफिकेशन पर एक्सीडेंट की क्लासिफिकेशंस वो आप पढ़ेंगे ट्रेन सेफ्टी में। वैसे ये होता है A क्लास एक्सीडेंट है, B क्लास है, C, D, E मैंने बताया लोकोमोटिव फेलियर इज अ E क्लास एक्सीडेंट, F टाइप है। A क्लास के आगे फिर है A1A, A2A। A1A जो है उसके अंदर ये है कि when there is a कैजुअलिटीज, मेरा ख्याल रोड कोई रोड यूजर की हो उसमें वो A1A में फॉल करता है। A2A में एक्सीडेंट ऑफ द टू, सबसे सीवियर जो है A2A के, जिसके अंदर 2 पैसेंजर ट्रेन आपस में कोलिजन हो जाए और उसमें अंदर पैसेंजर्स इन्वॉल्व हो। फिर आगे कोई A की को 4-5 क्लासिफिकेशंस है, उसके अंदर स्वेरिटी जो है ना वो A में ज्यादा फॉल करती है, जिसके अंदर कैजुअलिटीज इन्वॉल्व है वो A की कैटेगरी में है ज्यादातर। बाकी फिर ये है कि और सबसे ज्यादा होता है ये बोनाफाइड पैसेंजर।
जब वो इन्वॉल्व हो जाए तो फिर नॉर्मली अगली आपकी इंक्वायरी वो हो जाती है ऑलवेज व्हेनेवर देयर इज अ बोना फाइड पैसेंजर कैजुअलिटी हो जाए तो फिर अगली आप इंक्वायरी करते हैं बोना फाइड हु इज कैरिंग अ टिकट हु इज कैरिंग अ टिकट वैसे अगर कोई है तो वो तो बाद में आइडेंटिफाई होगा ना कि जी ये क्या है कि जी ये टिकटलेस था या तो बोना फाइड मींस के जो हु इज कैरिंग लेजिटिमेट पैसेंजर जो भी है उसमें ट्रेस पासर में वो बेचारा जान से भी जाता है और उल्टा उसके खिलाफ एफआईआर भी हो जाती है। ये जो आपके अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग्स हैं वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द रोड यूजर। अनऑथराइज क्रॉसिंग्स मींस के जहां पे कुछ भी नहीं है और वो आपने देखा होगा कि ट्रैक के ऊपर से वो ट्रैक्टर पास कर रहे हैं या मोटरसाइकिल वो क्रॉस कर रहे हैं, वो अनऑथराइज्ड लोकेशन है। एंड इवन इफ इट इज ऑथराइज्ड मीन इट इज अ अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग। अनमेन्ड आपको पढ़ लिया होगा ना आपने, तो अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग में द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी रोड यूजर की है। रेलवे एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर वहां पे वो हिट हो जाता है तो फिर वो उसमें वो उसके खिलाफ एफआईआर भी होगी, उसकी वो जो रोड व्हीकल है वो कन्फिस्केट भी होगी और बाकी जो उसकी बच्चे मर जाए जख्मी हो जाए वॉट एवर इट इज, तो वो रेलवे की ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन उसमें जब इंक्वायरी होती है तो फिर जब वो इंक्वायरी वहां पे जाके एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो उसमें वो देखते हैं कि जनाब एजेंट साहब या रिस्पेक्टिव सेक्शनल पीडब्ल्यूआई ने इससे 20 फुट पहले दोनों एंड्स पे स्पीड ब्रेकर बनाना था, वो बना है कि नहीं बना। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि जी दोनों साइड पे वार्निंग बोर्ड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ कि जनाब ये इस वो जो रास्ता है इसके ऊपर वो एक टिपिकल सा वर्डिंग है कि जी वो इसके ऊपर वो फाटक वाला नहीं है, लिहाजा वो जो भी है बंदा अपनी जिम्मेदारी पे क्रॉस करेगा। तो इस तरह का एक टेक्स्ट है, वो हर एक स्टैंडर्ड है जो उर्दू में लिखा होता है दोनों एंड्स पे। और फिर स्पीड ब्रेकर्स के जी वो उसका एक डिस्टेंस है। फिर उसके बाद विजिबिलिटी कि विजिबिलिटी आपकी कम से कम 1 किलोमीटर तक कि फॉर एग्जांपल अगर वो रोड यूजर क्रॉस कर रहा है तो उसके आइदर एंड्स पे कोई बुशेस ट्रीज कोई ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं कर रहे उसकी विजिबिलिटी को, वो भी फिर आइडेंटिफाई होता है कि ये पिछले दिनों एक एग्जैक्टली 2 इयर्स बैक एक सिख यात्री थे, उनकी एक नियर शेखुपुरा एक गाड़ी हिट हो गई थी अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग पे एंड 27 सिक्स वर मतलब उसके अंदर बेचारे वो कैजुअलिटी थी, 27 बंदे थे। तो उसके अंदर अब वो सारा ये था कि जी बोर्ड भी लगा हुआ था, वो लेवल क्रॉसिंग भी था, वो जो है स्पीड ब्रेकर भी था आइदर एंड पे। लेकिन उसके अंदर एक जो ऑब्स्टिकल थी वो ये थी द विजिबिलिटी ऑफ द रोड यूजर वाज नॉट कि जी वो 1 किलोमीटर तक आइदर एंड पे या पता नहीं कितना डिस्टेंस होता है 700 मीटर या 800 मीटर कि उस तक वो देख सकता। वो ये था कि वो थोड़ा सा ये जो सफेदे के दरख्त नहीं होते इनकी बड़ी एराटिक किस्म की होती है ना, मतलब वो ऐसे साइड वे में झुक जाते हैं और वो सारा, तो वो फिर अदर इरेगुलरिटीज में आ जाता है। एंड अदर इरेगुलरिटी कैन बी मोर सीरियस देन द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि अगर वो उसकी विजिबिलिटी क्लियर होती तो एक्सीडेंट ना होता, वो ना आता, वो देख लेता। तो फिर आप वो पिन पॉइंट करते हैं कि जी और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। इंप्रूवमेंट भी तो होती है, वो लोग बना लेते हैं बिल्कुल क्रॉसिंग के साथ, तो उसके ऊपर भी देखे ना अभी देयर आर सो मेनी एनक्रोचमेंट्स। आपने देखा होगा कि रोड साइड पे इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन तो लोग अपनी ओपनिंग्स जो हैं घरों की वो उस साइड पे ट्रैक वाली साइड पे ओपन की होती हैं। अब वो आ रहे हैं बच्चे स्कूल के जा रहे हैं, अब वो इट इज देयर रिस्क रियली। लेकिन फिर वो जब आएगा ना कि जी 10 बच्चे खुदा ना खास्ता मर गए हैं तो फिर साथ पीडब्ल्यूआई भी रगड़ा जाएगा कि जनाब ये आपको पता था तो व्हाई यू डिड नॉट ब्लॉक दिस पैसेज। सर ये डिमार्केशन नहीं हुई रेलवे की एरिया जमीन कितनी है और ट्रैक से साइड है। आपने देखे हैं डिमार्केशन बोर्ड बाउंड्री जो स्टोन्स हैं
आप अगर देखें ना ट्रैवल करें ट्रेन पे, तो आपके आइदर एंड पे जहाँ जहाँ बाउंड्री है, अब तो आपके ईयर मार्क है कि कहाँ पे आपकी, वो नॉर्मली होता है यही जो आपका ये ट्रेन ब्लॉक स्लीपर नहीं होता, इसी को ये उल्टा करके वो वर्टिकली फिक्स कर देते हैं, उसके ऊपर किलोमीटर नंबर और वो सारा लिख देते हैं। तो दैट इंडिकेट्स बेसिकली द एज ऑफ द बाउंड्री ऑफ आइदर साइड ऑफ द, अब वो कहीं शॉर्ट है कहीं वाइड है। सर वो छोटी मोटी कंसर्न कर रहे हैं कोई बैंक में जाके इस तरह के ताकि वो अपना पकड़े आती है। देखिए ना, उस हर सॉल्यूशन का एक कॉस्ट है। सर नहीं छोटी मोटी कर देना, फीता फीता टाइप लगा दें इस तरह की। वो अभी ना एक इंस्ट्रक्शंस थी, उन्होंने कहा जी अगर अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पे भी हो गया ना तो फिर भी डीएस जिम्मेदार होगा। तो एक डीएस में हमारा दोस्त ही है, उसने कहा सर मैंने वो बस सारे करा दिया है। मैंने कहा क्या किया? उसने कहा मैंने डिच बना दी है ऑल अलोंग। मैंने कहा बंदे मारोगे तुम? नंबर वन कि वो बात ये है, दिस इज अ बैड सोल्यूशन ना, वर्स्ट सोल्यूशन है कि आप देखें ना कि किसी ऐसी जगह जहाँ पे नो वो एरिया है, तो आप क्या करते हैं, वार्निंग बोर्ड लगा देते हैं, गेट लगा देते हैं। अच्छा, अब वर्स्ट सोल्यूशन ये है कि आप कहते हैं कि यहाँ पे कोई गाड़ी ना आ सके, अब उसका एक सोल्यूशन है बैरियर लगा दें, बाकी जो भी है। और तीसरा ये है कि नहीं जी मैंने तो वहाँ पे ना कोई 5-10 किलो कील फेंक दिए हैं कि जी वो आएगा तो टायर पंक्चर हो जाएगा, ये भी एक सोल्यूशन है, बट इट इज नॉट इंजीनियरिंग सोल्यूशन। ये तो एक ऐसे सबवर्सिव किस्म का है ना। तो उसने कहा जी मैंने डिच बनवा दी है ऑल अलोंग द, वो जो है ना जहाँ से ट्रेस पासिंग हो रही। तो फिर मैंने उसे कहा कि ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है, इसमें तो देखे ना नंबर वन कि आप कहा कि बिसाइड द ट्रैक आप डिच बना दें, आपकी लेबर काम नहीं कर सकती ट्रैक मेंटेनेंस के लिए, कि आपने सारी चीजें आपने बैलेंस रिमूव करनी है, यू विल पुट इट इन द, कौन निकालेगा वहां से? नंबर वन। नंबर टू, मैंने कहा कि बारिश होगी, ये पानी से भरेगा, ये सारा सीपेज आपके एम्बैंकमेंट को हिट करेगी, दो चीजें होंगी। और फिर तीसरा ये है कि इवन इफ ही इज अ ह्यूमन बीइंग, जो मोटरसाइकिल पे गिरेगा उसके अंदर डिच में, तो बच्चा गिरेगा, कोई और मसला होगा, तो वो फिर उसने कहा कि फिर क्या करें आप, वो तो ये ऑर्डर आए हैं। तो अब बात ये है कि आप कितने सोल्यूशन अप्लाई, हाँ आपने देखा होगा कि जो आपके लेवल क्रॉसिंग हैं उसके साइड पे वो गार्ड रेल्स लगा देते हैं ना ऐसे लंबी लंबी, लेकिन वो ये होता है कि हार्डली 50-60 फुट तक, यदि वो जो फाटक क्रॉस करने के साथ साथ होता है ना मोटरसाइकिल पे वो गुजर जाते हैं उसके लिए। बट इफ यू थिंक दैट वी हैव टू पुट इन द fencing all along the track, it's a huge cost of course। लेकिन ये ML1 का जो प्रोजेक्ट हुआ है इसके अंदर है कि entire track will be fenced। When the speed will increase, so of course you have to make the fencing, and all the level crossing, whether they are manned or unmanned, they will be dispensed with, वो खत्म हो जाएंगे। सर की जो हाथ में जैसे है ना, उन्होंने उसकी फॉर्मेशन कंट्रोल करने के लिए जो है ना सारी रिटेनिंग वॉल बनाई तो ट्रैक के साथ। अब कहाँ पे सर ये इन्फेंट्री एकेडमी रोड के साथ साथ ये वो आप लाहौर कैंट से आगे टुवर्ड्स कोट लखपत की बात कर रहे हैं सर वॉल्टन स्टेशन से। अच्छा सर वो वहाँ पे उन्होंने तोड़ के ना वहाँ पे या फिर शीशे रख कर उन्होंने सीढ़ियाँ बना दी हैं। ऐसे ही है सर वो सर ये हम लेवल क्रॉसिंग अनमेंट क्यों छोड़ते हैं? हमारे पास तो काफी इम्प्लॉयमेंट ऐसे हैं जो सेक्शंस बंद हो चुके हैं, तो उनको वहाँ कितनी लगा रहे हैं? कोई बताए कि सिविल इंजीनियर जवाब देना सर। कॉस्ट का लेके इशू है, उसको मतलब हर चीज़ प्रोवाइड करनी है, वहाँ पे बंदा बिठाना है, उसकी कॉस्ट और ये की कॉस्ट। राइट ऑफ वे पहले रेल का था, रोड्स बाद में बने हैं, और जब भी किसी को जरूरत होती है ना टू क्रॉस द ट्रैक, इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवेज, नेवर। रेलवे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि जी वो आपको राइट ऑफ वे दे। सर दूसरा ये भी है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है सर अब सुनेंगे उसके बाद फिर आप आ जाए। अच्छा अब ये है कि एक बड़ा अच्छा हमारे जो पहले मिनिस्टर थे उन्होंने आइडिया दिया, फिर उसके बाद आप देखें कि जो एरियाज आज से 10 साल पहले बिल्कुल बैरन एरियाज थे, इवन इन पिंडी इस्लामाबाद, वहाँ पे सोसाइटीज बन गई। अब वो लैंडलॉक एरिया था, उनको एक्सेस चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो रेलवे से रिक्वेस्ट की कि जी हमें अंडर पास कर दें डाउन द, मतलब जस्ट बिलो द ट्रैक। अब उसके लिए आप देखें कि वो खैर उन्होंने अप्रोच भी किया बाकी भी, क्योंकि यू हैव टू इम्पोज टेम्परेरी इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर।
कि वो अंडरपास कंप्लीट होगा तो उस वक्त तक वहाँ पे ट्रेन ने डेड स्टॉप होना है, फिर उसके बाद आहिस्ता स्लो मूव करना है क्योंकि साथ वो कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो खैर दे अप्रोच, मतलब जहाँ से भी वो किया एंड इट वाज परमिटेड। तो फिर आप पूरा उसके ऊपर डालते हैं डिटेंशन चार्जेस कि जितनी गाड़ियाँ वहाँ से डेली अप डाउन में गुजरती हैं, अप्रॉक्सीमेट जितनी नंबर ऑफ गुड्स ट्रेन वहाँ पे गुजरती हैं, उसके फ्यूल चार्जेस, उसका जो टाइम लॉस है, उसकी पूरी कैलकुलेशन है वो आप सारा कैलकुलेट करते हैं, प्लस जो आपकी लैंड के अंदर वो अपना रिटेनिंग वॉल बनाएंगे या जो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी है ड्रेन्स ये, तो उसकी कॉस्ट कमर्शियल वैल्यू सारी वो कैलकुलेट करके लैंड वैल्यू जो भी है तो वो फिर आप उससे कहते हैं कि इतने पैसे जमा करवाएं, उसके बाद हम आपको परमिट करेंगे। लेकिन राइट ऑफ वे जो है पहले रेलवे का था, ये आबादियां बाद में बनी हैं, तो व्हेन दे नीड सम एक्सेस तो नॉर्मली इट इज डिस्करेज्ड कि ये हम नहीं करते, आप वही यूज करें लेवल क्रॉसिंग। बट इवन अगर वो कोई नहीं है, सोसाइटी बहुत बड़ी है या कोई और इशू है, जिस तरह अभी DHA है, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में DHA फेज 5 एंड फेज 6 का कनेक्शन जो है इट इज डाउन बिलो द रेलवे लाइन। जाहिर है कि DHA तो फिर DHA है, so they deposited all the money whatever was asked for और फिर उन्होंने नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अनमैन्ड, आपको पता है कितने अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स हैं? तकरीबन कोई 2800-2700 के करीब अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरा 1493 या 1496 के करीब मैंड है और बाकी अनमैन्ड है। इफ यू मैन दोज लेवल क्रॉसिंग यू नीड टू पुट एटलीस्ट 3 गेटमैन और गेट कीपर्स। ये आपको थोड़ा बताइए ना डिफरेंशिएशन गेट कीपर और गेटमैन में क्या फर्क होता है? ये तो फिर आप अभी यू हैव टू, जैसे कहते हैं ना, वो रीबूट करना पड़ेगा आपको। आई थिंक सर जो स्टेशन के जो स्टेशन लिमिट में आएगा ना, जो स्टेशन के बिल्कुल एडजेसेंट है, वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के होते हैं, दैट इज कॉल्ड गेटमैन। और जो ब्लॉक सेक्शन में चला जाएगा वो गेट कीपर होगा, दैट लाइज विद द इंजीनियरिंग स्टाफ। तो आपको कम से कम 3 गेट कीपर्स रखने हैं, गेटमैन रखने हैं अगर आपने लेवल क्रॉसिंग वो प्रोवाइड करना है। तो it's not your requirement is by some agency, maybe the provincial government, maybe a district council, maybe some housing society, maybe DHA, whosoever it is। तो वो क्या करेंगे कि वो 3, जब आप कॉस्टिंग करेंगे तो आप कहेंगे जी ठीक है हम प्रोवाइड कर देते हैं, फिर हम उसको सही फ्रीज करते हैं कि जी इतनी ज़मीन आ रही है लेवल क्रॉसिंग की, इतने पैसे दे दें, क्रॉसिंग चार्जेस दे दें, फिर जब ये मैंड अनमैंड से मैंड में कन्वर्ट होगा इतनी अमाउंट दे दें अपनी सारी वो, और फिर उसके बाद 3 बंदों के वेजेस दे दें 5 साल के लिए। अब आप अगर एवरेज सैलरी 20,000 लेते हैं तो 60,000 डेली, 60 इंटू 365 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यू कैन वर्कआउट। वो हम कहते हैं ये 12-14 करोड़ रुपया जमा करा दें, वो करवाते हैं लोग, करवाते हैं। सर ये ईयर बुक में नंबर जो वल्नरेबल अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग 5 क्यों बता रहा है? ईयर बुक 2019-20 जो नंबर ऑफ वल्नरेबल अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, वल्नरेबल और उसमें डिफरेंस है। वल्नरेबल ये है कि जहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इज मोर, जो सिटी के नियर बाय हैं या दे आर कनेक्टिंग के जी एक गांव से दूसरे गांव, जरा मेजर टाउन बन गए, वो वल्नरेबल है। लेकिन है ये कोई 1400 समथिंग, 1493 या 95 समथिंग लाइक दैट, तो वो वल्नरेबल नहीं होते। बस कई ऐसे हैं ना जहाँ पे अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है लेकिन पूरे 24 घंटे में गाड़ी एक चलती है, तो वो वल्नरेबल में फॉलो नहीं करेगा। वल्नरेबल वो होगा जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द ट्रैफिक इज मोर, वॉल्यूम ऑफ द रोड यूजर, रोड व्हीकल्स इज मोर। ये डिफाइंड है वल्नरेबल की डेफिनेशन की वॉल्यूम होगी। वल्नरेबल तो देखे ना, वल्नरेबल इज नॉट फॉलोइंग इन एनी रेलवे डिक्शनरी। ये तो ओवर ए पीरियड ऑफ इवॉल्व हुआ ना जी, उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि जी ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट या कैजुअलिटीज इज मोर।
अदरवाइज या मैंड है या अनमैंड है, इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ ही नहीं है। तो वो फिर उन्होंने पिन पॉइंट किए। अब ये हुआ था कि पंजाब गवर्नमेंट ने पिछली जो रजीम था 2013 में, उन्होंने एक किया कि अपने अपने प्रोविंस में जहाँ पे वो रेलवे ने आइडेंटिफाई करके दिए थे वल्नरेबल लेवल क्रॉसिंग्स कि जी यहाँ पे हमारे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे आप फौरी तौर पर मैंड करें इनको, लेकिन आप इस टर्म्स कंडीशन पे आप हमें पैसे दें, रेलवे ही करती है उसको। तो वो उन्होंने कोई 4.5 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट ने दिया, और वो जो वल्नरेबल या वो जो हाई डेंसिटी वाले अनमेड लेवल क्रॉसिंग थे वो मैंड किए गए थे। अब होता यह है कि वो 5 साल बाद आप क्लेम करते हैं, वो भी ANDN के जिम्मे ही होता है कि जनाब आप ये वो लाएं, क्या कहते हैं, बिल रिसीवेबल फ्रॉम द अदर एजेंसीज कि जी आपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ये लेवल क्रॉसिंग है, तो 5 साल के तो उन्होंने पैसे दे दिए, अब 6वां साल शुरू हो गया तो एडवांस पैसे देने हैं, वो लेके आए आप। वो फिर चलता है एक लंबी कहानी, और ऑलमोस्ट तकरीबन 3-4 अरब रुपया जो है वो हमारा पेंडिंग है विद अदर सिविक एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लोकल गवर्नमेंट, और फिर प्राइवेट वालों की आम ट्विस्टिंग जब मर्जी करने के, अगर वो सोसाइटी आप जाके फाटक लेवल क्रॉसिंग बंद कर देंगे दे विल पे। नॉर्मली वो नहीं करते इस तरह। लेकिन एक इट वाज नॉट अ रेलवे आइडिया, इट वाज अ पॉलिटिकल आइडिया बट वेरी वैलिड। वो उन्होंने कहा थी कि ये अब उसके आप एक फिक्स चार्जेस हैं कि आप DC वैल्यू लेंगे, जितनी लैंड का उसके अंदर कवर हो रही है उसको अकाउंट फॉर करेंगे, और फिर उसके बाद 5 साल के वेजेस कैलकुलेट करेंगे, प्लस जो आप एग्जीक्यूशन ऑफ द लेवल क्रॉसिंग सारा जो करेंगे मटेरियल का या ह्यूमन रिसोर्स का, वो सारी कॉस्ट अकाउंट फॉर करके। तो वो होता था कि जी 8-10 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, क्योंकि जो आपके रोड साइड स्टेशन है उसमें तो DC वैल्यू इज वेरी वेरी नॉमिनल। तो मसलन अगर आप कहेंगे कि जंड से आगे जो है इंदिरा सेक्शन पे, तो वहाँ पे तो DC वैल्यू विल बी इन few thousands, इवन इन कैनाल्स। तो वो आपने वो फॉलो करना है। तो द मिनिस्टर सेड कि जी आप एक काम करें कि ये सोसाइटी वाले होते हैं ना, जब ये लेवल क्रॉसिंग मांगे तो यू जस्ट चार्ज देम वेरी हैफ्टी अमाउंट, इसलिए कि वो उनकी वो जो वर्थ ऑफ द सोसाइटी है इट इज लिंक्ड विद योर एक्सेस, कि आप एक्सेस देंगे तो वो उनकी डेवलप होगी सोसाइटी। तो उन्होंने कहा जी कि आपने कभी सोचा है रेलवे वाले ने कि इस तरह की जी अगर वो उनकी लेट्स से 50 अरब 60 अरब की ज़मीन बेचते हैं और आप उनसे वो 4 करोड़ रुपया ले रहे हैं, तो जस्ट चार्ज देम विद वेरी हैफ्टी अमाउंट कि वो उनकी ज़मीन जो है मिलियंस की वो बिलियंस में कन्वर्ट हो रही है। तो फिर रेलवे वाले खामोश होंगे, ये तो नहीं कभी सोचा हम तो पॉलिसी में। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी शुड बी बेनिफिशियल फॉर द रेलवेज, कि आप वो इतना मतलब उसका वो चार्ज करें कि वो अरबों रुपए खरबों रुपए कमा रहे हैं एक सोसाइटी, और आप उनसे सिर्फ वही नॉमिनल चार्जेस DC वैल्यू और मटेरियल कॉस्ट प्लस अपना वेजेस सीधा सीधा हिसाब करके और वो कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट ऑन। तो अब मेरा हल वो थोड़ा सा मैंने रिव्यू किया है उसको। उनकी प्राय वो जो अंडर पासिंग बनाते हैं उसके अंदर भी रेलवे के एजेंट और डीएल इन्वॉल्व होते हैं। वो क्योंकि एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का रूल हमारा तो वो सैंक्शन की उसमें दे हैव टू अंडरगो अ फॉर्मल एग्रीमेंट विद द रेलवेज एंड DN AEN और कंसर्न जो है ऑफ द सेक्शन, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ द, और फिर वो जो एजेंसी एग्जीक्यूट कर रही है, लेट्स से वो लोकल टाउन कमेटी है या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वो जो अंडरपास, उन्होंने वो सारा डिजाइन जो है अंडरपास का या फ्लाईओवर का, इट इज टू बी वेटेड बाय इंजीनियरिंग ब्रांच। AEN DN तो दूर की बात, उसके अंदर डिप्टी चीफ इंजीनियर डिजाइन, चीफ इंजीनियर, FAR सबकी परमिशन रिक्वायर्ड होती है। ओनली देन दे कैन स्टार्ट द वर्क। कोई भी जो एक्सटर्नल एजेंसी एग्जीक्यूट करेगी किसी भी प्रोजेक्ट को, इट हैज टू बी द डिजाइन हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द इंजीनियरिंग ब्रांच। उसके बाद दे कांट एग्जीक्यूट। ये अंडरपास फ्लाईओवर जितने हैं सारे इंजीनियर जी यहाँ कर
ये डिफेक्ट्स इन रोलिंग स्टॉक होना तो ये चाहिए कि जी कुछ भी ना हो और ट्रबल फ्री ऑपरेशन हो, पंक्चुअलिटी 100% हो, because whenever there is any defect in the rolling stock during the train operation, it leads to the अब अनफॉर्चुनेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसके अंदर आप ये देखें कि हमने एक सेटबैक की, एक्सीडेंट्स की या जो क्लासिफिकेशन है मिसलीनियस की हुई है। अब मिसलीनियस एक ऐसी टर्म है कि जिसके अंदर यू कैन फिट इन व्हाट एवर यू वांट। क्या है जी? टीएलबी वाले आके बैठ गए, ट्रेन ऑपरेशन सस्पेंड है। आपको पता है 8-10 दिन के पीछे ट्रेन ऑपरेशन सस्पेंड रहा। क्या है जी? कि वो बंदे बैठे हैं और पिंडी लाहौर के दरमियान कोई ऑपरेशन नहीं था। दुनिया में कभी आप सोच सकते हैं कि जी ट्रेन ऑपरेशन सस्पेंड हो जाए, वो भी पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन। तो हमारे मैनीफोल्ड इशू हैं कि हम वैसे भी माशाल्लाह कोई इतने कॉम्पिटेंट नहीं है और प्लस बाकी जो हमारे सोशल इवल्स ऐड अप होते हैं तो फिर ऐसी ऐसी रीजंस निकलती हैं कि वो आप सोच नहीं सकते। लेकिन हम व्हेन वी डिस्कस अबाउट द डिफेक्ट, एनी डिफेक्ट इन द रोलिंग स्टॉक विल लीड टू द normality in the train operation. In case of Mail Express, it affects the punctuality directly or indirectly. क्योंकि जब एक ट्रेन हिट होती है तो आपके पास जहाँ पे डबल लाइन है वहाँ पे तो आपके पास थोड़ा सा डिटेंशन का मार्जिन मिनिमम हो जाता है। बट वेयर देयर इज अ सिंगल लाइन, अब आप ग्रीन लाइन पे बैठे हैं जी 3:40 पे, जाना उसने कराची है और पता चला जी कि वो अभी पिंडी से चली है और बिटवीन चकलाला से हाला द वेरी फर्स्ट स्टेशन किसी और ट्रेन का लोकोमोटिव फेल हो गया है। तो क्या होगा? इट विल नॉट ओनली अफेक्ट द पंक्चुअलिटी ऑफ दैट ट्रेन जिसका लोकोमोटिव फेल हुआ, बट आल्सो हिट द अदर ट्रेन्स एज वेल। या लेट्स से यही हॉट एक्सल हो गया, ये जी ये तो लोकोमोटिव फेलियर की इज अ कॉमन फिनोमेना। या रेल ब्रेकेज हो गई। अब रेल ब्रेकेज हो गई तो क्या होगा? जब तक पीडब्ल्यूआई साहब आएंगे नहीं, एएन साहब साइट पे नहीं पहुंचेंगे और वो सर्टिफाई नहीं करेंगे कि जनाब अब आप ट्रेन पास करें। ही हैज टू रिपीट द मैसेज इन द कंट्रोल ऑफिस, नाउ द ट्रैक इज फिट एंड आई हैव इम्पोज्ड द कॉशन ऑर्डर, प्लीज इशू द लास्ट स्टेशन जो है कंट्रोल को बता देंगे कि जी दोनों साइड के एडजेसेंट स्टेशन को बता दें कि कॉशन ऑर्डर इम्पोज कर दें 10 किलोमीटर का फॉर नेक्स्ट 10 hours, 1 day, 2 days according to the severity of the track defect जो भी है। तो आप उस पर फिर वो ट्रेन ऑपरेशन होगा। तो क्या होगा कि रेल टूटी और अगले 10 घंटे की अगर इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन है तो 10 घंटे अप डाउन की जितनी गाड़ियां हैं आधा घंटा फिर जाएंगे। अब उसका वर्कआउट करेंगे, इकोनॉमिकल कॉस्ट या उसकी इक्वेशन वर्कआउट करें तो आप देखें फ्यूल ऑफ cost, availability of locomotive, availability of rolling stock, plus credibility of the railways. ये restriction किस base पर लगाते हैं? ये किस speed है? ये किस base पर calculate करते हैं? Engineering restriction ये जो speed है ये कहते हैं 10 किलोमीटर पर आता है ये तो आपसे पूछना चाहिए कि इसकी क्राइटेरिया क्या होता है। ये तो आपका सवाल क्वेश्चन है which should be asked by us. आप यही ना आप ये तो आपने बताना है। उसका ये है, देखें बात ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन दी ट्रैक जो है ना डिस्टर्बेंस उस पर्टिकुलर एरिया में। अब ड्रेलमेंट होती है, मैंने आपको बताया था कि वो गार्ड्स हो गया आगे बैठा गप्पे लगा रहा है लोकोमोटिव पे 7 किलोमीटर ड्रैगिंग हो गई। अब वो सारा क्या हुआ कि जनाब ईएन साहब ने डीएन साहब को बताया कि सर जी वो तो ड्रैगिंग 7 किलोमीटर है, तो सारा ट्रैक आपने चेक करना है कि जी ट्रैक गेज ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि सारी गैंगें पहुँचाओ ये वो इधर उधर से। तो 500 बंदा क्या है वो ट्रैक गेज चेक कर रहा है कि जी पूरी है कि नहीं है। तो वो 4 दिन इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन ही लगी रही वहाँ पर। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टर्बेंस ऑफ द ट्रैक कि जी वो हुआ क्या था वहाँ पे। अब कई जगह पे बिल्कुल ऐसे होता है कि
the whole track is uprooted. The whole track is uprooted. कि वो बिल्कुल ऐसे वेलें पड़ी होती हैं जाके कहीं 50 फुट उधर, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द एक्सीडेंट किस तरह हुआ। तो वो फिर एक और डायनामिक्स है। तो फिर ये करते हैं, पैनल्स लाओ जल्दी से, एक ट्रैक रिस्टोर करते हैं, फिर दूसरा ट्रैक रिस्टोर करते हैं, सिंगल लाइन वर्किंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और कई जगह पे आप, मुझे याद है कि ये प्रेजेंट जो आपके चीफ इंजीनियर है, ही वाज एएन एंड आई वाज डिवीजनल ऑफिसर, और फिर जो एफईआर हैं वो भी डिवीजनल ऑफिसर थे। तो वहाँ पे एक ब्रीच हो गया था। तो ब्रीच से ये था कि इट वाज सरफेस ट्रैक, देयर वाज नो एम्बैंकमेंट। तो ऊपर से पहाड़ों से पानी आया तो सारा वॉश आउट हो गया ट्रैक, और वो पूरा ट्रैक लोकोमोटिव ऑलमोस्ट तकरीबन 10 फुट नीचे ऐसे वो पड़ा हुआ था। वो जो पूरा ट्रैक वॉश आउट हो गया था। वो साथ जो उसको क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं, पिचिंग स्टोन जो है वो भी जनाब वहाँ से गया। तो वो पहले पिचिंग स्टोन अरेंज किए। तो इट टुक अस 3 days ऑलमोस्ट। वो हालांकि वहाँ पे पैसेंजर ट्रैफिक कोई नहीं थी, तो वो फिर हमें बड़े केयरफुली उसको मैनेज करना पड़ा। ड्रेलमेंट को, लोकोमोटिव को उठाना था। तो इट टुक अस 3 days, होल 3 days एट साइड के लिए। वो पहले ट्रैक फिटनेस, फिर जब वो फिट दे देते हैं फिर आप उससे सर्टिफाई करवाते हैं। वो जो बाकी ब्रांचेस है, डीएमई जिस तरह डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीफ ऑपरेशन, इसी तरह ट्रैक रेस्टोरेशन जो है वो जब तक पीडब्ल्यूआई रिटर्न में सर्टिफिकेट नहीं देता उस वक्त तक गाड़ी नहीं गुजर सकती। वॉट एवर इज द, कोई प्राइम मिनिस्टर भी कह दे कि जी ये चलाएं गाड़ी, रिटर्न सर्टिफिकेट ऑफ पीडब्ल्यूआई इज रिक्वायर्ड, which is repeated to the control office। ये PWI रिस्पेक्टिव ने ट्रैक फिटनेस दे दी है एट 10 किलोमीटर स्पीड, अब आप चलाएं। वो फिर चलाते हैं, उसके बगैर नहीं चल सकती ट्रैक। तो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रैक डिस्टर्बेंस कितनी है। कई ऐसी ईआरस हैं परमानेंट। आपने कल टाइम टेबल किसी ने देखे जी, वो जो ऑपरेशनल टाइम टेबल है सर कोई भी तैयार करते हैं। हाँ चलिए आज देख लीजिएगा। ये वो क्विज तो खैर ऐसे ही, इट वाज अ बेबी क्विज नॉट अ। तो उसमें ये है कि वो ऑपरेशनल टाइम टेबल देखिएगा, तो उसमें आपको परमानेंट ईआरस हर डिवीजन की मिलेंगी। मेरे ख्याल कोई 25-30 पेजेस में तो आपको डिटेल ऑफ ईआरस मिलेंगी। टोटल कितनी होंगी यार? मेरा ख्याल है कि नहीं, पूरे सिस्टम पे मेरा ख्याल है काफी है, मोर देन 50-60। तो हर डिवीजन में 10-12 तो हैं परमानेंट ईआरस हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन द लेआउट, उसका टोपोग्राफी, टेरेन ऑफ द यार्ड, वो उस वजह से। मसलन वजीरा यहाँ से आप जाएँ तो कुछ टनल्स की आ रहे हैं, कुछ फिक्स स्ट्रक्चर्स की हैं, कुछ ट्रैक की हैं, कुछ यार्ड्स की हैं, तो वो परमानेंट है। वो आप देखिएगा ना टाइम टेबल, उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी सेक्शन की, और विद रीजंस कि जी क्या है उसके अंदर, कहानी क्या है, सारी होगी। तो ये जो है ड्रेलमेंट का कि जी उसका डिफेक्ट आएगा रोलिंग स्टॉक में तो ट्रेन हिट होगी, ट्रेन हिट होगी तो पंक्चुअलिटी हिट होगी, और अगर सीवियर होगी, डिफेक्ट होगा, इट विल लीड टू डिरेलमेंट एंड एक्सीडेंट, विच इज ऑफ कोर्स इंटरलिंक्ड टर्मिनोलॉजी है, कोई ऐसा नहीं। अब जो डिरेलमेंट है ना 99% एक्सेप्ट ऑन द पॉइंट क्रॉसिंग्स, वो या ट्रैक है या रोलिंग स्टॉक है या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। कि एक्सीडेंट डिरेलमेंट जो है ना वो या रोलिंग स्टॉक में तो आज हम देख लेंगे कि जी क्या होगा, और वो उसकी विजिबल होती है। तो ट्रैक जो है उसमें भी काफ़ी सारे पैरामीटर, जिस तरह आपका ट्रैक गेज है, क्रॉस लेवल है, वर्साइन है, सुपर एलिवेशन है, डिग्री ऑफ द कर्व है, फिटिंग फास्टनिंग की पोजीशन है, स्लीपर्स है, लूजनिंग ऑफ फिटिंग फास्टनिंग है, और कुछ पता नहीं आपने क्या क्या पढ़ा है, पैकिंग है, सो मेनी अदर थिंग्स। तो वो आपको, क्योंकि जब आप साइट ऑफ डिरेलमेंट पे पहुंचेंगे
तो नॉर्मली होता है कि जो SOP है वो ये है कि कम से कम आप 200 या 400 फुट आइदर साइड पे जिधर से गाड़ी आ रही थी और ड्रेल हुई है, स्पेशली उस साइड पे, कि जिस साइड से कि फॉर एग्जांपल अगर पिंडी से गाड़ी जा रही है शहादा की तरफ, तो जब वो ड्रेल हुई है तो आपने जिस डायरेक्शन में वो गई है उसका कम से कम पॉइंट ऑफ ड्रेलमेंट से पीछे 400 फुट तक जाना है। एक चीज़ आपने देखनी है कि जी कंडीशन ऑफ रेल क्या है, ट्रैक गेज क्या है, फिर उसके बाद उसके फिटिंग फास्टनिंग की क्या पोजीशन है, कंडीशन ऑफ स्लीपर क्या है, तो वो सारी चीज़ें टू फाइंड आउट द। अच्छा, अब ये होता है कि वो, अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि इसका क्या होता है, जब वहाँ पे होता है ना ड्रेलमेंट होती है, ये साइट ऑफ एक्सीडेंट, तो वहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो होता है, एक मैदान हशर होता है, और जो सिविल वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले, वो मैकेनिकल वालों की चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, और जो ये मैकेनिकल वाले हैं वो ट्रैक को देख रहे होते हैं। लेकिन सिविल का तो सर वो जो डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा है, मतलब एक गैंग मेंबर है और सिविल इंजीनियर्स हैं, मतलब इनके पास बड़ी ज़्यादा वर्कफोर्स है। इनके पास मैकेनिकल वालों के पास क्या होता है? और सर ये तो वैसे बड़ी सस्ती वाली बात है कि इतना ज़्यादा गैंग में एलोकेटेड है, इतने सब इंजीनियर एलोकेटेड हैं, और फिर भी डिपार्टमेंट ट्रैक की वजह से हो रही है। वो अब पता नहीं मुझे कहना चाहिए, उसमें एक दो गैंगमैन तो मेरे घर काम करते हैं, हालांकि मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, ये कहना नहीं चाहिए, बात समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी ट्रैक को इतनी ज़्यादा वर्कफोर्स है हमारी, और फिर भी ट्रैक में मसला आ रहा है, तो ये बड़ी जैसे डिरेलमेंट की वजह से एक वन एट अ टाइम। तो वो जो है ना एक्सीडेंट वाला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होता है कि मैकेनिकल वाले ट्रैक को कर रहे होते हैं इंस्पेक्शन, और जो सिविल वाले हैं वो उधर पहुंचे होते हैं, एएन साहब PWI वो रोलिंग स्टॉक को देख रहे होते हैं, अच्छा ये मुहैया करें, ये देखें जी, और वो जो है वो क्वेश्चन के बाद तो स्पेसिफिसिटी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी किसकी, इस डिग्री के बाद तो आसानी हो जाएगी दूसरा ढूंढ। नॉट नेसेसरी बिकॉज एवरी ड्रेलमेंट इज यूनिक, एवरी ड्रेलमेंट इज यूनिक। उसके बाद तो ट्रैक पे दबाव कितना मोमेंटम होता है। सर यही मेरा क्वेश्चन था कि जब डिरेलमेंट होती है तो ट्रैक भी जो है ना डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसकी फास्टनिंग टूट सकती है, वो उसके गेजेस जो है ना वो खराब हो सकते हैं, तो फिर उसको कैसे तो इस तरह फिर ये होता है कि लोकोमोटिव जब स्मैश हो जाता है, अब वो सारा उसके अंदर, खास तौर पे अल्लाह माफ करे A to A एक्सीडेंट है, उसके अंदर पता चलता है जी क्रू भी मर गया, वो भी फौत हो गए सारा, तो देन यू हैव टू एस्टैब्लिश सर्टेन क्लूज। पुराने ज़माने में कहते हैं कि वो किसी की भैंस अगर चोरी हो जाती थी तो क्या होता था कि वो बंदा आता था तो वो पीछे बैक ट्रैक करता था कि जी किधर से आया, अच्छा जी ये पाँव आ रहे हैं, अच्छा जी अब इसको ट्रैक करें। तो एग्जैक्टली ये होता है कि जब वो उस पर्टिकुलर साइट पे हर चीज़ डिस्टॉर्ट हुई होती है, तो दैट पॉइंट इज नॉट टेकन इनटू। वो जो डिरेलमेंट सडन नहीं होती कभी भी, नेवर एनी डिरेलमेंट हैपन सडनली, अनलेस कोई ब्रेकेज हो जाएगी, वो भी पता चल जाएगा। अभी ये जो एक्सीडेंट हुआ है जैसे 70 बंदे मरे हैं, अब आप देखें ना कि वहां पे क्या क़यामत थी, 2 ट्रेनें आपस में कोलाइड की हैं, लेकिन द कॉज इज एस्टैब्लिश्ड। ये हुआ क्या है कि ये जिस पॉइंट पे, और वहां पे बंदे मरे हैं, वहां पे हर चीज स्मैश थी, लेकिन जहां से वो ओल्ड जो इनकम्प्लीट वेल्ड था, वो अब वो मैंने बताया ना कि वो किसने ली पिक्चर, वो मैकेनिकल वालों ने ली जाके, यार देखो जी, देखो यार देखो जी, पुराना रिस्क नजर आ रहा है, और ये जो है ना ये काज है, एंड दैट इज आल्सो प्रूव लेटर ऑन। वो कहता प्रूव हुई कि हाँ जी यही काज थी। आज भी हुई है डिटेलमेंट में जो हमारी पुलिस आ रही थी, हाँ वो सुबह एक मैसेज आया हुआ था कि जी वो हमारा तो पावर प्लांट पता नहीं बाई 2 व्हील्स हो गया है, और ये वो तो उसके ना वो डेफिनेटली यू फाइंड सर्टेन क्लूज एट साइट कि जहाँ पे आप एस्टेब्लिश करते हैं कि क्या। अच्छा, फिर ये होता है कि वो जो पॉइंट ऑफ ड्रेलमेंट होता है ना, इन वेरी रेयर केस इट इज इंस्टेंट पॉइंट के जहाँ पे हर चीज स्मैश हुई है। अदरवाइज ये होता है कि वो गाड़ी पीछे, पॉइंट ऑफ ड्रेलमेंट इज रेयर ऑफ, मतलब गाड़ी आगे होगी और वो कहीं 100-200 फुट पीछे होगा, और उसके ऊपर बाकायदा आपके व्हील फ्लैंज, क्योंकि द वेरी फर्स्ट थिंग विच हिट्स द ग्राउंड और द ट्रैक इट इज दिस पोर्शन। तो ये जब होता है तो ये फिर अपने मार्क्स छोड़ता है, वहां पे आपके स्लीपर थोड़े थोड़े क्रश हुए होंगे, उसका एक ट्रैवल आपको मिलेगा पाथ
फ्लैंच का। अच्छा, फिर ये होगा कि वो माउंट कर जाएगा। अच्छा, जो सडन गिरता है ना वो नॉर्मली होता है यार्ड के अंदर, यार्ड स्लो स्पीड है और वहाँ पे कोई नॉर्मली वुडन स्लीपर्स हैं, अनसर्विसेबल है, लूज फिटिंग हार्डनिंग है, तो जस्ट ऑफ द ट्रैक। लेकिन वो क्या करेगा, वो जाके फौरन आपके वुडन स्लीपर को क्रश कर देगा, तो वो एस्टैब्लिश हो जाएगा कि जी दिस इज पॉइंट ऑफ डिरेलमेंट। फिर आप उससे पीछे देखते हैं कि जी व्हाट वेंट रॉन्ग। अच्छा, फिर ये एक होता था कि जी हम तो खैर जब रीजनल ऑफिसर थे तो उस वक्त हम ये भी नहीं कहने वाली बात कि हम कुछ जिसमें हमारे भी डिफेक्ट्स थे वो भी हम डाल देते थे इंजीनियरिंग के ऊपर, बिकॉज वो थोड़ा सा PWI का एटीट्यूड कैजुअल या होता था, तो हमें ये देखेंगे ये इस वजह से हुआ। तो बात ये है कि वो रियल काज नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड कि जी हुआ क्या है, कि जी इसका। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे होता था कि 30 या 40 गाड़ियां 4 व्हीलर जा रही हैं, पता चला जी कि 17वीं गाड़ी ड्रेल हो गई है, बाकी सारी गाड़ियां उसी तरह। अच्छा, ये भी एक फिनोमेना मतलब इंटरेस्टिंग है कि इफ देयर इज अ, अच्छा हम वो कहते थे ना कि नहीं ये ट्रैक की वजह से है, वो कहते थे जी ये देखें आगे वाली गाड़ियां भी लाइन पे हैं, पीछे वाली गाड़ियां भी लाइन पे हैं, तो ये आपकी गाड़ी में तो फॉल्ट है, ये क्यों गिरी? तो फिर हम कहते थे कि देखें ना जी हार्ट अटैक तो सबको होता है, तो सारे तो नहीं मर जाते, तो हो सकता है कि इसकी कोई ऐसी अब एक गाड़ी है जो बिल्कुल जिसका हर पैरामीटर, उसका फ्लैंज ठीक है, उसका रेडियस ठीक है, हर पैरामीटर ठीक है, उसका बफर हाइट ठीक है, सस्पेंशन ठीक है, तो वो गाड़ी जो है ट्रैक पैरामीटर को एब्जॉर्ब, जो भी उसका डिफेक्ट होगा उसमें उसकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी टू एब्जॉर्ब एनी ट्रैक डिफेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रैक का कोई भी डिफेक्ट है, लूज पैकिंग है, तो अल्टीमेटली उसने उसकी सस्पेंशन को अफेक्ट करना है और वहाँ से कोई ना कोई जनरेट होना है ऐसा फिनोमेना कि जिससे या व्हील ड्रेल होगा या गेज खुलेगी या कोई और ऐसा इशू होगा जो भी। तो फिर हम कहते थे कि जी ये तो इट कैन बी मसलन के द रीज़न इज जिस तरह हार्ट अटैक सारे बंदे भी फौत हो जाते हैं, कुछ होते हैं, नॉट ऑलवेज। तो एग्जैक्टली उसी तरह कि ये जो व्हीकल ड्रेल हुई है इसका कोई पैरामीटर आप देखें, हो सकता है कोई ऐसा पैरामीटर हो जो नियर टू कंडेमिनेशन हो, नियर टू कंडेमिनेशन, उसको आप अनफिट गाड़ी नहीं कह सकते कि नियर टू कंडेमिनेशन मींस कि इट इज सर्विसेबल, इट इज फिट टू रन, लेकिन इसकी जो टॉलरेंसेस हैं वो जब ट्रैक का वो उसका कोई डिफेक्ट आया हो, उसने इसको ज्यादा अफेक्ट किया हो, तो दिस कैन बी द कॉज ऑफ फेलियर। तो हम इस तरह प्रूव कर लेते थे। अपैरेंटली मिलता भी नहीं था कोई डिफेक्ट ऐसे व्हीकल में। तो ये मैंने बताया कि वो जो फिनोमेना है कि उसमें सिविल वाले मैकेनिकल के पीछे लगे होते हैं और मैकेनिकल वाले सिविल के वो ट्रैक को मैयर कर रहे होते हैं। तो सर एक ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन चली जाए तो पीछे कोई ट्रेन नहीं आ सकती, आगे ट्रेन नहीं आ सकती, तो ट्रेन आपको काफी कैसे? ये आप वैसे ट्रेन सेफ्टी में पढ़े, ट्रेन ऑपरेशन एंड सेफ्टी, वो ये होता है ड्राइवर वो शूट कर देता है स्टेशन के अंदर और टेम्परिंग ऑफ द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, इस वो डिजास्टर होता है। वो जितने एक्सीडेंट हुए हैं मतलब रेलवे की हिस्ट्री में, एक 96-97 का एक्सीडेंट है, उसमें 350 बंदे मार गए थे। वो पूरी गाड़ी ऊपर चढ़ गई थी, खड़ी थी गाड़ी और वो स्टेशन के प्रेमिसेस के अंदर थी और पीछे से वो थ्रू आ गई, तो वो और वो सिग्नल उसके ग्रीन थे। अब वो ग्रीन कैसे हुए थे कि वो पैनल रेड शो कर रहा था, मींस के वो स्टेशन मास्टर के पास रेड आ रहा था, मींस द लाइन इज ऑक्युपाइड, लेकिन he mistakenly tempered the block instrument. It was winter, severe cold उसने कहा। और इसके लिए आपको पता है ना कि ये पता नहीं ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने आपको पढ़ाया कि नहीं, कि जब सिग्नल डाउन करते हैं तो वो फिजिकली स्टेशन मास्टर दोनों साइड पे जाके एक विजिबिलिटी टेस्ट पॉइंट होता है, हर स्टेशन पे एक पॉइंट होता है, VTP लिखा होता है, देखिएगा विजिबिलिटी टेस्ट पॉइंट, वहां पे खड़े होकर उसने दोनों साइड के सिग्नल ऑब्जर्व करने हैं और उसने देखना है कि जिस
लाइन, पर्टिकुलर लाइन का मैं लाइन क्लियर दे रहा हूँ, इट इज क्लियर बाई ऑल ऑब्स्ट्रक्शंस। जरूरी तो नहीं व्हीकल ही खड़ी हो, कोई भैंस आ सकती है, कोई व्हीकल स्टक हो सकती है, कोई और चीज। तो बिफोर लोअरिंग द सिग्नल और पुट इन द ऑफ पोजीशन, ये ऑन ऑफ को तो पता चल गया ना आपका किसी क्या करना है। सो बिफोर पुटिंग ऑफ द सिग्नल he has to physically ensure that either side of the track is clear of any obstacle. This is prerequisite for the line clear. And same is the case कि दोनों पॉइंट्स में जो है either end के, वो भी अपने वहां से देखेंगे 400 मीटर की अगर वो आपका कैबिन है तो वो अपने जितना विजिबल डिस्टेंस है वहां तक देखेगा कि जी कोई ऑब्स्ट्रक्शन, फिर वो स्टेशन मास्टर को कंफर्म करेगा, स्टेशन मास्टर फिजिकली कंफर्म करेगा, फिर सिग्नल लोड होता है। तो उसने क्या किया था कि उसने वो रेड को समझा कि जी द लाइन इज क्लियर और ये हो नहीं रहा, पैनल इज मैल फंक्शनिंग, तो उसने पीछे से खोला, खोल के तो अब तो उस एक्सीडेंट के बाद वो फिर गाड़ी, अब आप देखें ना, इफ यू टेम्पर द फॉर एग्जांपल ये आपका एसी है ना, इफ इट इज गिविंग सम मैल फंक्शनिंग तो रेड इंडिकेशन आएगी या लेट्स से, और अगर आप उसको खोल के उसके पैनल को पीछे से कोई वो एक्सपेरिमेंट करें और वो कर दें तो ग्रीन हो जाएगी, बट द डिफेक्ट विल रिमेन देयर। तो एग्जैक्टली इसी तरह हुआ था कि वो उसने समझा कि जी लाइन इज क्लियर, इट इज मैल फंक्शनिंग, उसने पीछे से पैनल खोला, वो आपस में वो तो लाइट रेड ग्रीन करना में कोई इशू नहीं था, तो ग्रीन हो गई, उसने लाइन क्लियर दे दिया, तो लाइन क्लियर दिया तो गाड़ी आके हिट कर दी। तो अनफॉर्चुनेट उसमें तो 300-350 बंदे कैजुअलिटी थी। तो ब्लॉक सेक्शन में तो ऑफिस नहीं दिखा सकती। ब्लॉक सेक्शन में भी नॉर्मली तो ये होता है कि अगर कोई देखें उसके रूल्स हैं, ऑपरेटिंग रूल्स हैं, कभी एक्सीडेंट नहीं होता, हालांकि ये 1935 में फ्रेम हुए थे ऑपरेटिंग मैनुअल और जनरल सब्सिडी मेरा 1935 से 38 का है, वो रूल्स आज भी एप्लीकेबल है। एंड एक्सीडेंट कैन नॉट हैपन बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ अ सिंगल पर्सन, even if they intentionally to plan to make an accident, it will never happen unless the last character who is the crew or driver वो right है ना, तो even then the sabotage can be avoided। इसीलिए GR6 पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, वो एक जनरल रूल है 6, वो अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर ये है कि ड्राइवर कभी भी सिग्नल के ऊपर रिलाई नहीं करेगा, बेशक वो ऑफ पोजीशन है, he has to physically ensure that his path is set and वो 4-5 लॉज हैं, और वो बेचारा ड्राइवर हर दफा आता ही आता है, अदर किसी कोई एक्सीडेंट हो जाए ना तो अदर इरेगुलरिटी में वो आएगा ही आएगा, यदि आपने ये क्यों नहीं किया, अगर ऐसे था तो फिर आप, तो हर स्टेशन के अपने वर्किंग रूल्स हैं, every station has its working rules, whether it is a small roadside station or a big station, उनके अपने वर्किंग रूल्स हैं। If you will follow those rules, accident will never happen। और अगर उनमें से कोई भी बाईपास किया तो फिर भी the driver और any station staff जो डायरेक्ट एसोसिएट होते हैं, जिसमें पॉइंट्समैन है, जिसमें उनमें से कोई भी अगर अलर्ट होगा तो डिजास्टर और एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड। तो अगर वो आप नहीं करेंगे तो फिर डिजास्टर है, फिर उसमें कोई माफी नहीं। सर अभी जो रिसेंट एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी ये कोलिजन थी, तो उसमें ऐसे हुआ था कि एक ट्रेन डिरेल हो गई, दूसरे की पटरी पे आ गई, तो दूसरी साइड से जब आई तो उसने हिट किया, ये जिसमें 66 लोग मर गए थे। दो भी तो कोलिजन हुआ था ना, एक नहीं अच्छा वो जो है ना, नहीं उनका क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। वो ये था कि ब्लॉक सेक्शन में इस तरह का एक्सीडेंट फेस हुए, वो डबल लाइन थी, तो हुआ ये था कि पहले एक गाड़ी ड्रेल हुई है जो अप डायरेक्शन में आ रही थी, जब वो ड्रेल हुई है तो उसने वो जो साइड क्लियरेंस है बिटवीन अप एंड डाउन लाइन वो मार्जिनलाइज हो गई और वो उधर से डाउन की गाड़ी आ गई, उसका लाइन क्लियर था, वो थ्रू थी, तो वो जो साइड डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस था ना वो इतना नैरो हो गया था कि वो लोकोमोटिव ने जाके उसको हिट किया था, उस डिरेल्ड व्हीकल को।
वो कोई मेरे ख्याल 17वीं कोच थी या 14वीं कोच थी, वो ड्रेल थी, उसको जाके जब हिट किया है और इधर से वो पूरी अपनी परमिसिबल स्पीड से कोई उस वक्त मेरे ख्याल कोई 80-90 के करीब थी, उस पर जा रहा था, वो फिर उसने हिट किया। इसी तरह एग्जैक्टली एक दफा 3 पैसेंजर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया कि वो रेल हुई, उसके साथ दूसरी लगी, पीछे से तीसरी गाड़ी का लाइन क्लियर था, वो आके उसके साथ भी लगी। और आप ये हिस्ट्री देख लीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द डेडलीस्ट एक्सीडेंट हैपन इन सक्खर रीजन। रेलवे की पाकिस्तान रेलवे की हिस्ट्री में जो एक्सीडेंट हुए हैं दे आर इन सक्खर रीजन, और all the accidents happened between 2 o'clock to 5 o'clock and in mostly in winter. एक तो उसकी रीजन ये है कि सारी जितनी अप डाउन की जितनी बैटरी है पैसेंजर ट्रेन की वो सक्खर डिवीजन में पास करती है मिडनाइट को, अप की भी और डाउन की भी। तो कराची से सुबह चलती हैं वो मिडनाइट में सक्खर डिवीजन को क्रॉस कर रही है। इसी तरह जो लाहौर से चलती हैं वो मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग को क्रॉस कर रही है। तो वो जितने डेडली एक्सीडेंट हुए इट वाज मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, और उस टाइम पे इट इज़ द मोस्ट डेंजरस टाइम इवन फॉर द क्रू बिकॉज एट दैट टाइम ही इज़ फीलिंग ड्राउजीनेस, स्लो स्लगिश होते हैं और उनको जल्दी होती है कि हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँचे। समटाइम दे ओवर स्पीड और फिर वो उसमें क्रू भी गलती करता है, और तकरीबन सब में जो है वो क्रू की इरेगुलरिटी नजर आई। अब देखें ना वो जो सक्खर डिवीजन में ट्रैक की कंडीशन बाकी जैसी है, बाकी जैसी, या मैंने कहीं पढ़ा था कि वहाँ पे ट्रैक भी जो है वो वर्स्ट है, ट्रैक इज वर्स्ट इन सक्खर डिवीजन स्पेशली बिटवीन रोडी एंड नॉर्थ। अब वो बेसिकली ये है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो ये था कि ये तो ML1 का है, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, $6.5 मिलियन का प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर ये कवर है। लेकिन वो तो जब एग्जीक्यूट होगा तो होगा, और वो हमारे फेज 1 में है। इमीडिएटली व्हेन द प्रोजेक्ट ML1 इज किक्ड ऑफ तो पहले वो ट्रैक अटेंड होना है, लेकिन अभी तक चूंकि वो फाइनेंसिंग लॉक नहीं हुई और रीजंस हैं, तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि वो अभी हमने एक एमरजेंट PC1 बनाया है कोई 22 बिलियन का कि ये 400 किलोमीटर का ट्रैक कम से कम रिवाइव कर दिया जाए और इसको उस स्कोप से माइनस कर दिया जाए ML1 से, वरना तो कोई और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दैट इज द वर्स्ट। देखिए ना जो कांटेक्ट होता है ना कंट्रोल ऑफिस का, परसों आपका विजिट है थर्सडे को पिंडी का मेरे प्रॉब्ली, तो खटक साहब के पास में देख रहा था स्केड्यूल, तो उसके बाद आपने कंट्रोल ऑफिस भी जाना है, वॉशिंग लाइन भी जाना है, ये फैक्ट डिफेक्ट्स भी देखिएगा, ये सॉरी रोलिंग स्टॉक के डिफेक्ट्स मैंने उससे कहा था कि एक साथ को डिफेक्टिव व्हील्स भी दिखाइएगा। फिर आपने लोको शॉप जाना है, लोको शेड जाना है, उसके अंदर आपकी वो है सारी चीज़ें। तो अगर कंट्रोल ऑफिस का जो कॉन्टेक्ट होता है ना नॉर्मली इट इज़ थ्रू स्टेशन। अब चूंकि मोबाइल फोन आ गया है तो एक अनऑफिशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन पैरेलल चल रहा है, बट वो जो गाड़ी ड्रेल हुई थी वो तो मीनवाइल ये था ना कि वो वहाँ पे सक्खर डिवीजन में ब्लॉक सेक्शंस आर बिगर, 8-8, 10-10, 12-12, 13-13 किलोमीटर का ब्लॉक सेक्शन है। अब वो गाड़ी जैसे ही आई है ब्लॉक सेक्शन में तो वो ड्रेल हो गई। अब होना तो ये चाहिए था कि जी अब जो वो इन्फॉर्म करता एडजस्टेंट स्टेशन को, लेकिन नॉर्मली उनके पास नंबर तो नहीं होता, उनके पास तो कंट्रोल फोन होते हैं, उनके पास ना लैंडलाइन ना सेल नंबर, क्योंकि स्टाफ चेंज होता है, तो उसके पास कोई, हाँ इसका ये है कि अगर उसके पास टाइम हो तो उस कंडीशन में वो मैंडेटरी है कि दे विल प्रोटेक्ट देयर ट्रेन, कि वो ऑपरेटिंग का रूल है कि उन्होंने अपनी ट्रेन को प्रोटेक्ट करना है। वो कैसे करना है कि असिस्टेंट ड्राइवर हेड ऑफ ट्रेन जाएगा, बल्कि सबसे पहले वो उसके लिए ये है ऑपरेटिंग का रूल कि जिस साइड से उस क्रू को पता है कि जी इधर से गाड़ी का अराइवल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उनको पता होता है ना कि कौन सी गाड़ी आ रही है, जिस डायरेक्शन से गाड़ी आ रही है
उस साइड पे वो इमीडिएटली जाके गार्ड जो है उसकी ड्यूटी है कि वो वहां पे ये डेटोनेटर्स, ही विल पुट डेटोनेटर्स कि वो 800 मीटर, फिर उसके बाद अनदर 100 मीटर, फिर अनदर 100 मीटर, वो फौरी तौर पे गाड़ी को सिक्योर करेगा, फिर रेड सिग्नल लेगा, फिर उसको इंडिकेट करेगा कि जनाब रुक जाएं। Who cares? ये पेट्रोलिंग गार्ड भी होते हैं, वो नहीं इन्फॉर्म कर सकते रिस्पेक्टिव स्टेशंस की। सर इमरजेंसी को व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना दें। ये व्हाट्सएप पे जब से ट्रेनें चलनी शुरू हुई है ना, एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। व्हाट्सएप पे आप ये काम शुरू कर देंगे ना तो फिर अल्लाह ही आप देन यू बाईपास सर्टेन थिंग्स। इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं, इमरजेंसी की सिचुएशन कभी भी ऐसे नहीं होता, और ना ही आपका पेट्रोलर इतना फेमिलियर, हर एक पेट्रोलर के पास स्मार्टफोन होता है। क्या वहाँ पे सिग्नल होते हैं वाईफाई के? फिर उसके बाद देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। तो कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर केस में ये हुआ था कि वो जब गाड़ी ड्रेल हुई है ना, तो द मार्जिन वाज वेरी नैरो, कि वो अपने, या फिर ये है कि वो कैजुअल एटीट्यूड है कि ही डिड नॉट इन्फॉर्म द कंट्रोल। अगर स्मार्ट होता तो कम से कम कंट्रोल ऑफिसर की भी मेरी गाड़ी ड्रेल हो गई है, तो अप डाउन में गाड़ी कोई अगर आ रही है तो पिछले स्टेशन पे रोक लें। लेकिन रात 2:30-3 बजे आप तो किसी और उसमें होता है ना, मूड में और मोड में, तो बस वो हुआ तो 60-70 बंदे बहुत हो गए। तो ज्यादातर जो ड्रेलमेंट्स हैं व्हील के अकाउंट पे वो होती हैं पॉइंट्स पे, क्रॉसिंग पे, कर्व पे। स्ट्रेट ट्रैक पे नॉर्मली डिफेक्टिव व्हील कोई इतना अफेक्ट नहीं करता। क्यों? कि मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट्स जो हैं दे लाई इन दिस पोर्शन, यहाँ इसमें फॉल करते हैं ना, डी फ्लैंज, थिन फ्लैंज, शार्प फ्लैंज, जो भी है ये वाले। तो स्ट्रेट ट्रैक पे इसका कोई रोल नहीं है एक्सेप्ट कि ये एक स्मूथ पैसेज दे रहा है व्हील को ट्रैक के ऊपर चलने के लिए। अंडरगियर आइटम्स ऑफ लोकोमोटिव कोचेज, फिर ये है कि हैंगिंग पार्ट्स हैं, वो कई दफ़ा पता चलता है जी गियर केस ही गिर गया है जी, फिर उसके बाद पता चलता है जी वो कोई ट्रस बार जो है कोच के अंदर वो हैंग कर रही है, तो वो भी समटाइम्स इंटेंगल कर जाए किसी पॉइंट क्रॉसिंग पे, इट कैन लीड्स टू ड्रेलमेंट। अच्छा, अब वो जो कॉज ऑफ ड्रेलमेंट मैंने बताया ना कि जी हर ड्रेलमेंट की कोई ना कोई रीजन होती है, एंड इट हैज टू बी आइडेंटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स ड्यूरिंग द इंक्वायरी। और उससे पहले इंक्वायरी जो फॉर्मल होती है, इमीडिएट एक्शन जो होता है जब ड्रेलमेंट हो जाती है, स्पेशली कोई सीरियस किस्म की या एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे पहले वहाँ पे द सीनियर सबऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी ब्रांच हैज टू साइन अ जॉइंट सर्टिफिकेट indicating the probable cause or the established cause of the derailment. तो वो जिस ब्रांच के ऊपर पड़ी होती है ना, वो फिर नोट ऑफ डिसेंट देता है कि जी नहीं, मैं एग्री नहीं करता, ये तो ये वजह है, ये वो, और वो बेचारा अक्सर PWI होता है कि जी मैं इससे एग्री नहीं करता, रीजनिंग कोई नहीं देता। तो वहाँ पे साइट ऑफ एक्सीडेंट में स्पेशली इन द ब्लॉक सेक्शन या जब आपकी बड़ी ड्रेलमेंट्स होती हैं, तो उसमें आपके जितने सीनियर सबऑर्डिनेट्स हैं दे हैव आल्सो टू बी अवेलेबल एट साइट। सर सिविल की तरफ से PWI, सिविल की तरफ से सेक्शनल PWI या AWI अगर लोग आप जो भी है, रिलीफ ट्रेनिंग चार्ज, कंसर्न हेड ट्रेनिंग एग्जामिनर, सेक्शनल TI, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, हु एल्स? अगर पॉइंट्स पे है तो कंसर्न S&I सिग्नल इंस्पेक्टर, और यही 5-6 बंदे जो हैं दे हैव टू बी एट साइड एंड दे हैव टू जॉइंटली। फिर ये होता है कि वो एक एक स्लीपर, एक एक फिटिंग फास्टनिंग, हर एक की वो ले रहे होते हैं रीडिंग,
कितने अनसर्विसेबल हैं, कितनी फिटिंग एंड फास्टनिंग रूल्स क्या है, ये वो अब तो खैर ये वो आ गया ना, स्मार्टफोन, आप पिक्चर ले लें, कैमरा वीडियो बना लें और फिर पास ऑन कर लें। बट द प्रिलिमिनरी कॉज, उसको जॉइंट सर्टिफिकेट कहते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इट इज टू बी रिपीटेड बाय द सीनियर सबऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी ब्रांच। दे हैव टू जॉइंटली साइन, वो रीजन लिखते हैं कि ये गाड़ी थी, इतनी कोचेस थी, ये इस पॉइंट पे ड्रेल हुई हैं, ये किलोमीटर था, हमने थॉरोली एग्जामिन किया एंड वी रीच टू द कंक्लूजन दैट द cause of this derailment happens due to spread of gauge or hanging parts whatsoever, जो भी हैं। तो फिर वो जिस बेचारे पे पड़ती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जिसको वो कहते हैं कि जिस ये अकाउंट, वो बेचारा फिर अपना कोई नोट ऑफ डिसेंट देता है कि नहीं मैं इससे एग्री नहीं करता, रीजनिंग कोई नहीं देता। फिर दैट जॉइंट सर्टिफिकेट इज रिपीटेड टू द कंट्रोल कि ये रीजन है, और फिर वो सेंट्रल कंट्रोल को रिपीट होती है कि किस वजह से हुई है। फिर अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी ऑफ द ड्रेलमेंट, वो फिर आप नॉमिनेट करते हैं इंक्वायरी कमेटी। जो डरियन की इंक्वायरीज हैं, दैट इज नॉमिनेटेड, द इंक्वायरी कमेटीज आर नॉमिनेटेड बाय रिस्पेक्टिव डीएस, एंड इन केस अगर वो हेडक्वार्टर समझता है कि नहीं जी इसमें डिटेंशन टू ट्रेन, जिस तरह मैंने आपको कोई 4-5 दिन पहले वो बताया था ना जी, कोई एक क्या हुआ था कि जिसके अंदर शायद कोई ड्रेलमेंट हुई थी जिसके अंदर वो 12-13 गाड़ियों की मैंने डिटेल पड़ी थी। तो अब अगर इस तरह का सेटबैक हो तो हेडक्वार्टर कह देता है कि नहीं जी ये आप लेवल ऑफ इंक्वायरी जो है ना रेज करें, वो फिर खुद हेडक्वार्टर नॉमिनेट कर देता है, नहीं जी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर कह रहे, चीफ इंजीनियर, चीफ ऑपरेटिंग सुपरिटेंडेंट या चीफ इंजीनियर ये इंक्वायरी करेंगे, तो वो अकॉर्डिंगली फिर वो उस तरह करना पड़ता है। सर ये एक्सीडेंट रिपोर्ट्स और जॉइंट सर्टिफिकेट ये कहाँ से, इट इज जो प्रीवियस एक्सीडेंट था ये सारा जो कोऑर्डिनेशन है डिवीजनल लेवल पे करता है डीटीओ, डिविजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर, और वहाँ पे ट्रैफिक ब्रांच के अंदर एक पूरा एक्सीडेंट ब्रांच होती है हर डिवीजन के अंदर। तो वो जो है वहाँ पे सारी आपको उस डिवीजन में, अगर आप कहेंगे ना कि आज से 30 साल पहले इंक्वायरी कौन सी हुई थी, क्या कॉज थी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसने की थी, कहाँ हुई थी, वो सारी डिटेल आपको मिलेगी हर चीज़। हेडक्वार्टर लेवल पे इट इज बेसिकली COPS सेफ्टी, who is under COPS, he maintains all the record of the inquiries which is nominated by headquarter office। और अभी आपके पास तो एक लीड ऑफिस है, उसके पास तो सारा रिकॉर्ड होता है हर। फिर आपने वो सारी जो एक्सीडेंट की ये जो ड्रेलमेंट होती है उसकी अगर असिस्टेंट लेवल की है वो जाएगी हेडक्वार्टर पे, वहाँ पे वो COPS या वो स्क्रूटनाइज करेंगे एंड दे कैन रिटर्न द इंक्वायरी विद सर्टेन ऑब्जर्वेशन से, नहीं जी आपने ये फाइंडिंग ठीक नहीं लिखी, आप इसको दोबारा करें, इसके अंदर ये एस्पेक्ट मिसिंग है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक नहीं फिक्स की, आपने कोई और आप कोई रीजनिंग वो देंगे टेक्निकल कि जी आपने ये चीज़ या ये आपने जो जिस रूल के तहत इस बंदे को रिस्पॉन्सिबल किया है ये रेलेवेंट ही नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, तो दे कैन सेंड बैक। फिर आप उसको दोबारा वही कमेटी बैठेगी, दोबारा एग्जामिन करेगी और फिर वो तो उसमें इसी तरह फिर डिवीजनल लेवल की इंक्वायरी है, वो FTR या उनके पास जाती है, वो भी उसको स्क्रूटनाइज करते हैं एंड दे कैन मेक सर्टेन ऑब्जर्वेशंस के लिए ठीक नहीं है, तो फिर वो वापस आएगी फॉर रिवीजन। तो वो कॉज ऑफ डेरेलमेंट सर्टेन करनी होती है इन एनी केस। रोलिंग स्टॉक के जो डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से डेरेलमेंट हो सकती है, दैट इज व्हील, सस्पेंशन सिस्टम एंड कार बॉडी। ये सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या मतलब ये जब लोगों के पेशेंट में आएगा तो सबसे पहले चेक करते हैं फिर भी। देखिए ना जो व्हील्स है ना, व्हील के तो आप चेक कर सकते हैं। सस्पेंशन सिस्टम जो है अपेरेंटली तो शर्ट से निकला, पता चला जी रास्ते में ड्राइवर ने ओवर स्पीडिंग की, रफ राइडिंग की, कोई चीज़ डैमेज हो गई, गिर गई, हैंग कर रही है,
और उस वजह से डेवलपमेंट हुई है। कई चीजें देखें ना, आप शेड के अंदर जो इंस्पेक्शन करते हैं दोज ऑल आर हिडन। जिस तरह मैंने बताया कि ट्रैक का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर क्या हुआ कि वो अपैरेंटली तो ठीक था, लेकिन देखा तो पता चला जी आधी रेल वेल्ड हुई थी, आधी जो है उसके अंदर पानी जाके वो रस्टिंग हुई थी। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड कि जनाब ये तो प्रॉपर वेल्ड ही नहीं होती। वो चीजें तो नहीं पता चलती। कार होते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारे जैसे इंजीनियर होंगे, हमारे जैसे इंस्पेक्टर होंगे, तो व्हाट विल बी क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन। जैसे वो ब्रेक का आपने बताया वो प्रेशर टेस्ट कराते हैं, बाकी जैसे सस्पेंशन का कोई नहीं। अच्छा, कल ना जरा आपने जाना है परसों वॉशिंग लाइन ना, उन्हें कहिएगा एयर ब्रेक टेस्ट करवा के दिखाया हमें। उसमें ये होता है कि वो उसको चार्ज करेंगे पूरी ट्रेन को, तो आप देखिएगा कि उसमें अंदर ये होता है कि जी उसके बाद आप वो दोनों पूरा प्रेशर चार्ज करके क्लोज कर देते हैं ना, मेंटेन करते हैं अंदर पूरी ट्रेन के। तो उसके अंदर कंडीशन है कि 5 मिनट के अंदर 10 psi से ज्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर 5 मिनट में 10 psi से कम ड्रॉप, क्योंकि आप 70 psi चार्ज कर देते हैं 5 बार, एक एंड पे से चार्जिंग शुरू करते हैं एंड तक, और फिर पूरी चार्ज करके गेज लगा देते हैं एंड पे। तो वहां पे आप 70 psi जब चार्ज हो गई तो उसके लिए फिर ये होता है कि वो आप ना 10 मिनट में 5 मिनट में 10 psi से ड्रॉप नहीं होना चाहिए प्रेशर। अगर उससे ज्यादा है तो फिर आपने चेक करना है कि देयर इज सम लीकेज इन द रेट, तो आप अकॉर्डिंगली फिर करेक्टिव मेजर लेते हैं। तो वो हमारे पिंडी का मुझे है कि शायद कोई हो इस तरह की कंडीशन, वरना बाकी जगहों पर तो पता चलता है कि वो 10 की बजाय 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, 18 आ रहा है, लेकिन रिकॉर्ड में वो 10 ही लिखते हैं। और कोई चीज जाएगा पूछी जाएगी जब ME115 तो रेलवे स्टेशन पे होगा ना, वो वॉशिंग लाइन तक नहीं आपको मिलेगा। वो तो स्टेशन पे कोई ट्रेन जा रही होगी ना, वहाँ पे जो ट्रेन एग्जामिनर ऑन ड्यूटी होगा ना, उसके दफ्तर में वो ME115 होगा। वो आप देखिएगा कि वो पहले जाता है, कार्ड से दस्तखत करवाता है, फिर उसके पास ड्राइवर के पास आएगा, वो ड्राइवर अपना प्रेशर रिकॉर्ड करेगा, फिर उसको प्रेशर को डिस्ट्रॉय करेगा। फिर उसके अंदर एक लिमिट है रिक्रिएशन टाइम की, कि जब वो प्रेशर डिस्ट्रॉय करता है, थोड़ी ब्रेक अप्लाई करता है, तो वो दोबारा और उसको रिलीज कर दे, तो वो देखता है कि कितने, अगर मेरी 10 कोचेज हैं तो मेरा 20 सेकंड के अंदर, 20 से 30 सेकंड के अंदर रिचार्जिंग होनी चाहिए दोबारा। अगर मेरी 15 कोचेज हैं तो 30 से 40 इस तरह डिफरेंट रेंजेस हैं, और अगर 18, 15, 16 से ज़्यादा है तो 50 सेकंड में मेरा दोबारा 5 बार लोकोमोटिव पे आता है। फिर वो जब आ जाता है तो फिर वो साइन कर देता है। तो वो शेड से निकल के लोकोमोटिव पे देता है, उसका क्या नंबर था? MED 62 कोई एक करवाइएगा जरूर, प्रेफरेबली MED 62 ने कहीं करवा हमें करवाए MED 62। और कुछ बाकी वैसे तो देखे ना, आपको ये बड़ी जो एक क्यूरोसिटी ऑफ नॉलेज है, यू मस्ट गो ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये तो आपको उधर गुजारने चाहिए, यार्ड में जाए। आप अगर सोए होते हैं या कोई मूवी देख रहे होंगे या कैंडी क्रश है, भेजते क्या RTO रोन जाए, आई कैन अरेंज योर विजिट। आपका मैं कर दूंगा, मैं कह दूंगा DME को भी ये हमारे ऑफिसर आ रहे हैं तो टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है सर। बाकी आप ये होके आए ना तो फिर देखेंगे, तो अदरवाइज नो इशू, दे विल वेलकम यू, ऑफिसर विल टेक केयर ऑफ यू, नो इशू। तो कहने का मतलब है कि वो जो है वो MED 62 से परफॉर्म कराइए किसी लोकोमोटिव का, तो आपको पता चलेगा कि हमारा क्या लेवल ऑफ मेंटेनेंस है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और एवरीबॉडी। कार बॉडी, इसमें क्या होगा? You understand car body?
the upper portion where the passengers are sitting, और जहाँ पे आप commodity को लोड करते हैं फ्रेट में, अनइक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन अगर करते हैं हम कार पार्टी, बिल्कुल सही। और वो एक उसका पिवट पॉइंट बॉडी में से सर कोई पैसेंजर फैल कर गया था नीचे, और बच्चा था, ये कल परसों का इवेंट। नहीं सर उसकी बॉडी में से यानी फ्लोर, अच्छा हाँ, वो एक इंसिडेंट हुआ था, वो फ्लोर ही ब्रेक कर गया, वो टॉयलेट के पास था और वो सारा रस्सी था, और वो बेचारा जो है वो जाना था उसने क्या कहते हैं पेशावर कराची से, और वो कहीं जांड में बेचारा, उसमें 2 पैसेंजर की डेथ हुई थी और कुछ 1-2 इंजरी भी हुई थी, तो वो भी होता है। अब ये कभी दुनिया में कहीं नहीं होगा, आपको किसी रेल में ये फिनोमेना नहीं मिलेगा कि इस तरह का एक्सीडेंट हो जाए कि जनाब पूरा फ्लोर ही सिंक कर जाए, टूट के जनाब और बंदे पैसेंजर नीचे पड़े हुए। सर वो बच्चा तो मेरे ख्याल में बच गया है। हाँ बच गया था। वो 2 लड़के उसी ट्रेन मैंने कहा था कि एक्सपायर हो गया। नो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 2 लड़के हमारे क्लास वाले उसी ट्रेन में बैठे हुए थे। हाँ, वो बच्चा बच गया था। ये लियाकतपुर सामने हुआ है एक्सीडेंट, तो मैंने ये नहीं कहा था मेरे हाल के एक्सपायर हो गया। पिवट पॉइंट का मसला आ सकता है कार बॉडी में जी, पिवट पॉइंट का जहाँ पे बोगी और वो पिवट हो जाए, वो तो आपकी वो होगा ना नीचे बोगी का अंडर फ्रेम में। कार बॉडी में ज्यादातर होता है अनइवनली लोडेड, उससे ये होगा अनइवनली लोडेड में क्या होगा कि वो जिस साइड पे लोडिंग ज्यादा होगी वो व्हील बाकी लाइट चलेंगे, दूसरी साइड पे क्या होगा कि वो है। कभी आपने ये देखा है ये जो सुजुकी वैन में, मैं कल परसों ही गुजर रहा था ऐसे ट्रेन पे, तो उसने मार्बल की बड़ी बड़ी लंबी वो स्लैब्स लोड की हुई थी। अब लिटरली ऐसे था कि वो पिछले व्हील जो वो गाड़ी जो है ना, बस उसके जो अगले व्हील थे ना, वो समझें कि कोई हेयर लाइन कनेक्शन था रोड के दरमियान, और मैंने अपनी गाड़ी जल्दी से क्रॉस की। मैंने कहा ये अब गया ना तो सीधा मेरी गाड़ी के ऊपर आएगा, कि वो इतनी अनइवनली लोडेड थी कि पिछले व्हील्स और वो जो सस्पेंशन है वो बिल्कुल नीचे बैठी हुई थी, और आगे वो जो गाड़ी है ना वो तकरीबन जस्ट हेयर लाइन कॉन्टेक्ट था उनका आपस में। ट्रैक्टर में तो इट वाज ट्रैक्टर में होता है, आप देख लें कि वो सारा जो जनाब ऊपर ऐसे जा रहा है। एक साइड बाइक और चलते हैं। हाँ वो भी है कि वो 8-9 बिठाए होते हैं उसने 10, फिर वो तो वो यूनिफॉर्म लोडिंग के लिए वो क्या करता है, वो आगे टंकी में भी 2-3 बिठा देता है। एनीवे, तो कार बॉडी में ये आ गया अनइवनली लोडेड, देन ओवरलोडिंग, देन ओवरलोडिंग। 75 नहीं होता ना क्या नहीं, ओवरलोडिंग से मुराद ये है कि जो आपकी लगेज वैन नहीं होती, लगेज कंपार्टमेंट, मसलन ये कुछ मेल एक्सप्रेस पैसेंजर्स के साथ लगेज वैन चलती है, उसमें 10 टन अलाउड है कैपेसिटी। उसमें एक बॉक्स है और उसके अंदर 4 उसके हैं वो लगेज वैन जो है, इट इज अटैच विद द मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 1, 2, 3, 4। तो इसमें 2.5 टन, इस पोर्शन में 2.5 टन, 2.5 टन और 2.5 टन, इस तरह लोडिंग होती है, एंड मैक्सिमम 10 टन इज अलाउड। इसी तरह जो आपकी गार्ड की ब्रेक होती है, जो पैसेंजर जिसमें अंदर लगेज का एक पोर्शन होता है कि ये पैसेंजर पोर्शन है और ये लगेज का है और ये जो है गार्ड कंपार्टमेंट है। ये जो लगेज पोर्शन है इसके अंदर जो अलाउड है वो मैक्सिमम है 4 टन। तो जब एक्चुअली आप करते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि जनाब ये तो 8 टन लोड हुआ है। अब वो क्या होता है, वो अनइवन जो ओवरलोडिंग है, इट इज़ वेरी डेंजरस इन दैट सेंस कि उसमें ये होता है, और उसमें बता सकते हैं कैसे पता चलेगा कि ओवरलोडेड है क्या? वो बफर बफर हाइट एंड सेकेंड, नहीं वो देखे ना, लोडिंग जो होता है वो ट्रेड की कमोडिटी के लिए, अब 4 टन 8 टन के लिए तो आप नहीं ना वो पैसेंजर को लेके जाते हैं। दी हाइट ऑफ द फ्लैंज, ये जो फ्लैंज है ये इस साइड पे जो होगा ना, और फ्लोर अगर उसके दरमियान डिस्टेंस इज लेस देन 1 इंच, इट विल बी एट्रीब्यूटेड एज अ ओवरलोड।
अच्छा, फिर कार बॉडी का एक और है कि फॉर एग्जांपल इट इज यूनिफॉर्मली लोडेड ऑन द बोगी, ठीक है जी। रास्ते में कोई जर्क आया, कोई हैवी जर्क आया और उसमें साइड बेरर गिर गया नीचे। अब क्या होगा कि बॉडी अनइवन हो जाएगी और वो बकायदा पैसेंजर पर शोर मचाते हैं। रेलवे वाले किसी को नहीं पता चलता कि जनाब ये तो गाड़ी है, पता चलता है उस साइड पे उठी हुई है, एक साइड पे नीचे हुई है। तो वो उस दैट केस वो कार बॉडी की वो जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हुई है बिकॉज ऑफ अनरूट सम रीजन। गुड्स की जो ये लोडिंग करते हैं हम तो टीएक्स आउट करवाते हैं, मतलब उसकी जो यूनिफॉर्म लोडिंग। देखें, करवाने को तो सबकी ड्यूटीज डिफाइन है, लेकिन जो हमारी सोसाइटी के ईवल्स हैं वो उनको कौन कंट्रोल करे। अब क्या है कि वो बुकिंग वाला पैसे लेता है, आपका टीएक्सआर पैसे लेता है एंड दे परमिट। ऐसे तो नहीं ना कोई बाहर से जिन आके तो नहीं ना डाल जाता ओवरलोडिंग, और वो आता है ज्यादा ये होता है, फिश होती है और इस तरह की चीजें, वो पता चलता है कि 4 टन अलाउड थी, 8 टन 7 टन निकली है। सर ये मेल कैसे होता है? 2.5 टन आप बता रहे हैं, कुछ बड़ी मेल कोई नहीं है, 2.5 टन कैसे इंश्योर करेगा? वो कुछ कमोडिटी तो आप ये जो लगेज वैन में आती है ना, ये तो वे होके आती है ना, ये वे होके आती है पार्सल ऑफिस से, पैसेंजर पार्सल ऑफिस से वे होके आती है सारी कंसाइनमेंट। और ये ओवरलोड का जो आपने बताया, ओवरलोडिंग का तो हमने मेन नहीं पढ़ा है कि वो एक्सी लोड अगर ओवरलोड करें तो वो ट्रैक को इफेक्ट कर रहा होता है। तो ये ओवरलोड की वजह से डीरेलमेंट किस तरह हो रही है? आपको पता है कि पहले किसको अफेक्ट करेगा? ट्रैक को तो बाद में ट्रांसमिट होगा ना, पहले तो उसकी सस्पेंशन को अफेक्ट करेगा। स्प्रिंग टूटेंगे, बोस्टर जो है वो उसका बोस्टर कॉइल स्प्रिंग वो डैमेज होंगे, बोस्टर नीचे लगेगा, और इतना कई दफा ये होता है कि बोस्टर लिटरली हिट करता है और टूट के ऊपर गिर जाता है। हॉट एक्सेल भी सर होता है वो थोड़ी सी वजह से? नॉट नेसेसरी, हॉट एक्सेल की और रीजन है। वेट पर वो नहीं, देखो ना, बेरिंग तो एक फ्लेक्सिबल चीज है, टेपर रोलर बेरिंग है, उसके अंदर ये जर्क ये तो एब्जॉर्ब करने की होती है कैपेसिटी, अनलेस कोई और डिफेक्ट हो, अनलेस कोई और। लेकिन ओवरलोडिंग की वजह से वो इतनी नहीं ना होती, मतलब कि वो बेरिंग को अफेक्ट करे। देखे ना, अगर बेरिंग का आपकी वो कहते हैं कि जी 20-25 टन के वो उस पर कर सकता है, तो 30 उसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी या बाकी जो उसके डिजाइन पैरामीटर है वो इतने होते हैं कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, तो वो हॉट एक्सेल नहीं होता नॉर्मली। ऐसे तो कोई नहीं देखी हमने कि ओवरलोडिंग की वजह से हॉट एक्सेल है, नेवर एवर। तो ये 3 जो है ना, ये होंगी, इनके अंदर कोई डिस्टॉर्शन, इट विल लीड टू द रोलिंग स्टॉक डेरेलमेंट, कि वो एट्रीब्यूट होगी एंड मे बी सम कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं ऑफ ट्रैक, या सिर्फ ट्रैक के पैरामीटर्स, या उसकी वो जो है कोई ऐसी चीज जिसने इन 3 चीजों को अफेक्ट किया हो। रादर 2 सस्पेंशन सिस्टम एंड कार बॉडी, इनका अपना डिफेक्ट भी हो सकता है, ट्रैक की वजह से भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। तो फिर जाके वो कौन सी नमाज है ब्रेकर में, हाउ यू किल द टाइम, और ये एक मिस्ट्री है। सो आई हैव टू स्टे 1 नाइट हियर टू सी, कि वो कहते हैं कि इधर आप रह लिया करें। मैं करूँगा क्या, मतलब ये कोई वो कॉमन रूम टाइप की चीज है यहाँ पे? सॉरी, हमारे अपार्टमेंट में वो एलईडी है नहीं, वहाँ पे आपके हॉस्टल में, और डिश भी है, मतलब वो वाईफाई लगा हुआ है। वाईफाई ओके। अच्छा, वो आप उससे डायरेक्ट यूट्यूब या उससे, अच्छा स्मार्ट टीवी से, सर 5 बजे अंधेरा होता है, हम बाजार चले। में ये फिर थोड़ा सा अब तो मिर्ची आएंगी सीधा वो ताकि वहां से। अच्छा, आप ना जरा एक काम कीजिएगा जरा जरूर, कि ये ना जरा थोड़े से डिफेक्ट्स जो है ना व्हील के, ये देख के जरूर आइएगा। सो व्हेन आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग, तो ये ना फिर आपको क्लियर होता जाएगा, अदरवाइज ये बिल्कुल आपके ऊपर से गुजर जाना है।
और अगर आपको ये नहीं ना आता मैकेनिकल्स को और ये जो है सिविल इंजीनियर्स, तो बस समझे फिर आप प्रॉब्लम में। हाँ हाँ, तो नहीं वहाँ पे मैंने उससे स्पेशली कहा है कि एक साथ कोई टॉप स्टूडेंट यस्टरडे, तो मैंने कहा यार आपके पास कोई डिफेक्टिव रील पढ़े हैं? तो उसने कहा कि पढ़े हैं। मैंने कहा कि वो आप एक ना गेज में लेके ना, हमारे तो वो इस तरह की एक बड़ी प्रिमिटिव किस्म की गेज है ये वाली, डिफरेंट डिफेक्ट्स को मैयर करने की, ये मैनुअल गेज है। लेकिन अभी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी सो एडवांस, मैंने देखी जगह पे कि वो उसे कहते हैं रील प्रोफाइल इंस्पेक्शन। एवरी एक्सेल इज टैग्ड विद सर्टेन नंबर, और जैसी गाड़ी एंटर होती है वो एंट्रेंस मेंटेनेंस शेड के ऊपर हर व्हील जैसे ही ऊपर गुजरता है ना, वो उसका फौरन प्रोफाइल जो है इंडिकेट कर देता है। दैट इज व्हील प्रोफाइल इंस्पेक्शन मशीन, के वो लेजर बीम उसके ऊपर पड़ता है, फ्रेंच के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, और इमीडिएटली जो है स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। वो उसकी कोई भी अगर उस रेंज से बाहर होगी ना, दैट बैंड विल बी इंडिकेटेड एज रेड विद टैग नंबर ऑफ द एक्सेल, और वो फिर आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं, व्हील चेंज करते हैं, बाकी सारी चीज़ें। और हम अभी तक वो जो है ना वो लेके वो देखिएगा, वो गेज देखिएगा जरा, और फिर उसको ना प्लीज सिविल इंजीनियर्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स दे मस्ट फिजिकली वो चेक कीजिए कैसे वो करना है, क्योंकि वो जब व्हेन आई जॉइंड माय फर्स्ट पोस्टिंग एज एएमई, तो मैं एफडीआर के हत्थे चढ़ गया था, और उन्होंने कहा कि व्हील गेज लगाएं, और आई डिडंट नो हाउ टू अप्लाई इट। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा आपकी सर्विस कितनी है, तो मैंने कहा कि मुझे चौथा दिन आज ज्वाइन किया। कहते चलें फिर कोई खैर है। तो ये है कि वो थोड़ा सा आप उसको देख के आइएगा, और वहाँ पे डिफेक्टिव व्हील भी खड़े हैं ऑन डिफरेंट अकाउंट्स, थिन फ्लैंज होगा, शार्प फ्लैंज होगा, वो जरूर देखिएगा, वो आपको फिर समझ आएगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। वो आपका कोई 6-7 तो ना टेस्ट भी है मिड टर्म, तो वो उसका कोई फॉर्मेट दिया है उन्होंने, तो वो ये जो है ना उसमें वो आपको देंगे मेरे ख्याल खटक साहब, कोई एमसीक्यूज है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है, और एक आध डिस्क्रिप्टिव है कोई एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का। तो वो जरा थोड़ा सा देखिएगा क्या वो सर इसी में से जो पढ़ा है। इसी में से, लेकिन आप उसको ना करें, आप कुछ और भी लिखें। आप देखें ना, मैं मतलब बड़े अच्छे मैं देख रहा था कि सारा ये सबने बनाया, और वही डायग्राम बनाई है जो यहाँ पे वो कोई प्रेजेंटेशन में थी। इट वाज जस्ट एन आइडिया, यू मस्ट है। अब आप देखें ना, इसके अंदर आपने वो लिखा है, वो जो स्प्रिंग है 2 उसको बना दिया प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और दैट्स ऑल, जबकि और भी चीजें हैं तो इसके अंदर डिफरेंट